चलो तीसरा टॉपिक अपना लिखे थे नोट्स में, वेरियस मेथड्स। हाँ, नोट्स वाली कॉपी में लिखो, फॉर्मूला है ना, वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, ऑफ टोटल वेजेस, ऐसे लिखो। अलग अलग मेथड आपको बताया जाएगा कि लेबर का टोटल वेजेस आप निकालोगे कैसे, उसके 4 अलग अलग मेथड है ना। बताया था आप लोग के में 4 है, सीएमए में 10 है। सबसे पहला, सबसे पुराना, जो सब आप लोग जानते भी होंगे, बस अभी बोल नहीं पाओगे, जानते हो आप लोग, टाइम बेसिस। भाई जितना टाइम वो काम करेगा उस हिसाब से पैसा दूंगा। अच्छा, टाइम को किस में नापते हैं? आवर्स में। वही एक्चुअल आवर्स, जितना वो काम करेगा, इसका फॉर्मूला ही वही है, एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स जितना भी उसने काम किया मल्टीप्लाई किससे करूंगा, कैसे करूं? मान लो दिन का 8 घंटा काम किया तो 8 घंटा मैंने एक्चुअल आवर्स वर्क में पुट किया, मल्टीप्लाइड बाय वेजेस पर आवर। तो उसको वेज रेट कहा जाता है। वेज रेट बोले ना, दैट मींस वो पर आवर ही है, लिख भी दो साथ में, वेज रेट पर आवर। भाई 1 घंटे का जो पैसा मिलेगा उसको जितना भी घंटा काम है, नंबर ऑफ आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्क है, नंबर ऑफ आवर्स है जितना उसने काम किया, मल्टीप्लाइड बाय वेजेस पर आवर। 1 घंटे का जितना मिलेगा मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। पर आवर वाला ही होना चाहिए क्योंकि बेस सेम होना चाहिए ना। अगर आप एक्चुअल आवर्स ले रहे हो तो वेजेस भी पर आवर होना चाहिए। ये हम लोग उसमें देखे लीड टाइम कंजम्पशन वाले में, मटेरियल में, कि अगर कंजम्पशन पर डे है तो लीड टाइम भी डेज में होना चाहिए, कंजम्पशन वीक में है तो लीड टाइम भी वीक्स में होता है। ये चीज नोटिस की होगी मटेरियल में, वैसी लॉजिक है। आवर्स, एक्चुअल जो टाइम है वो आवर्स में है तो वेजेस भी पर आवर होना चाहिए, ठीक है। फिर टाइम बेसिस के बाद नया मेंशन किया गया, बोले आउटपुट बेसिस या पीस बेसिस, दोनों बोल सकते हैं, आउटपुट बेसिस या पीस बेसिस। मतलब किस हिसाब से पैसा दूंगा मैं, जितना यूनिट्स उसने बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम मैटर, दोनों में, दोनों क्या एक दूसरे का उल्टा है। जब आप टाइम बेसिस के हिसाब से दोगे मतलब यूनिट्स को आप कंसीडर नहीं करोगे, यूनिट्स कोई मैटर नहीं करता। और जब आप आउटपुट बेसिस के हिसाब से दोगे तो टाइम मैटर नहीं करता, है ना। दोनों वो नहीं पढ़े बचपन में, जब माइक्रो पढ़ते हो तो मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो पढ़ते हो तो माइक्रो कांस्टेंट, बस वही है। जब आप टाइम बेसिस के हिसाब से दोगे, आवर्स के हिसाब से, तो यूनिट्स को इग्नोर करोगे, भले उसने 1 यूनिट बनाया हो, 100 यूनिट बनाया हो, इग्नोर। और जब आउटपुट के हिसाब से दोगे तो यूनिट्स, आउटपुट मतलब केवल यूनिट्स के हिसाब से दे रहे हो तो आवर्स मैटर नहीं करेगा, चाहे वो 1 घंटे में बनाया हो, चाहे दिन का 24 घंटे में बनाया हो, ठीक है। एक फॉर्मूला तो दूसरे कांस्टेंट, दूसरे को आप इग्नोर करते हो। लिखोगे क्या, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल यूनिट्स जितना भी उसने प्रोड्यूस किया, इनटू क्या, बताओ। जितना मान लो उसने दिन भर में 50 यूनिट्स बना लिया, सुबह आया शाम को, शाम तक 50 यूनिट्स बना लिया, तो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेजेस पर यूनिट। हाँ, ऐसे लिखो, वेज रेट पर यूनिट, बेस सेम होना चाहिए। अगर आप यूनिट्स ले गए हो तो वेज रेट भी पर यूनिट का होना चाहिए। ऊपर में आप आवर्स लिए थे तो वेज रेट भी पर आवर वाला था, ये चीज आप ध्यान से करना, इसमें लोग गलती करते हैं। 1 घंटे का वेजेस अलग होता है, 1 यूनिट का वेजेस अलग होता है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लिख लिया इसको, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, कि अगर मैंने आपको बता दिया भाई वेजेस पर आवर, 1 घंटे का जो वेजेस है वो है 100 रुपए पर आवर, है ना। 1 घंटे बनाने का 100 रुपए आपको मिलेगा, 1 घंटा काम करने का। अब उसमें आप कितना भी यूनिट्स बनाओ, बता रहा हूं ना, जब आप टाइम के हिसाब से देखोगे तो यूनिट्स मैटर नहीं करेगा। मतलब आप आओ अपना फैक्ट्री में अपना 1 घंटा बिताओ और 100 रुपए ले जाओ, ठीक है, 1 घंटे का। फिर 2 घंटे 200, 5 घंटे 500, यूनिट्स मैटर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने अपने लेबर को टारगेट भी दिया है, ये तो ठीक है 1 घंटे का 100 रुपए दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे, मतलब एक आगे में टर्म्स एंड कंडीशन डालूंगा, ठीक है 1 घंटे का 100 रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि उसी पर्टिकुलर 1 घंटे में, जो तू 1 घंटे का 100 रुपए लेगा ना मेरे से, तो उसी 1 घंटे में देखो 5 यूनिट्स बना के देना है, तभी जाके 100 रुपए दूंगा 1 घंटे का। मतलब 2 कंडीशन हो गया, 1 घंटा काम करना है और उसी 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट्स आपको बना के देने, तो आप 100 रुपए ले जाओगे। तो आप लोग मुझे निकाल के बताओ वेजेस पर यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट का कितना पैसा मिलेगा। 1 घंटे का 100 रुपए है, 1 यूनिट का कितना हुआ, 20 होगा पक्का। ये लोग नहीं कर पाते, हाँ 20 कैसे, इसको डिवाइड करके देखो 1 घंटे में
इसमें बोला लॉजिक है, देखो बचपन में मैथ्स में पढ़े होगे, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ए इक्वल टू सी है। हाँ तो देखो यही लॉजिक है यहाँ पे, पहला बोला कि 1 घंटे में आपको 100 रुपए मिलेगा, रुपीस मनी है ना, 100 रुपए का नोट आपको देंगे 1 घंटे में, और उसी 1 घंटे में आप दूसरे नजरिए से देखो ना, उसी 1 घंटे में आपको कितना यूनिट्स बनाना है, 5 यूनिट्स, नहीं मिलेगा पैसा, 80 रुपए मिलेगा, 80 रुपए मिलेगा, वही बोल रहा हूँ, हाँ मिलेगा 80 मिलेगा ना, लेकिन कम मिलेगा। आप बोले कंडीशन है, कंडीशन के कंडीशन है तो फिर हाँ तो कंडीशन फुलफिल नहीं किया ना उसने, कंडीशन क्या था कि 5 यूनिट्स बनाना है, तब जाके 100 रुपए मिलेगा। अब आप बोले 4 बनाया तो 80 मिलेगा, तब 100 नहीं मिलेगा। मेरे को लगा मिलेगा ही नहीं होगा, एक 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 का मेरे को मिलेगा ना, मिलेगा कुछ तो मिलेगा मिलेगा, तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, जीरो क्यों होगा, हाँ अरे कुछ तो बनाया है ना। कंडीशन तो वही होता है। वाह अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट, जो 6 बनाया तो उसको कितना दोगे, चलो मैंने उसको बोला, मैंने उसको टारगेट दिया था कि 1 घंटे में 5 बनाने, किसी ने 6 बना दिया 1 घंटे में, तो क्या तब भी 100 रुपए दोगे, दोगे ना, एक्स्ट्रा दोगे ना। हाँ तो दोगे तो पैसा एक्स्ट्रा, जो कम बनाएगा तो कम दोगे, जीरो क्यों दोगे, जीरो दोगे तो फिर वो फैक्ट्री सेट आपको बोलेगा पैसा तो दो भाई, जितना काम किया उतना तो दो, है ना। जीरो क्यों होगा, हाँ जीरो तब होगा जब वो 0 आवर्स में 0 यूनिट्स बनाएगा, तब जीरो मिलेगा, है ना। अगर वो 1 घंटा भी काम करता है या 1 यूनिट भी बनाता है तो कुछ तो पैसा मिलेगा ना, या तो घंटे के हिसाब से या तो यूनिट्स के हिसाब से, कुछ तो पैसा मिलेगा, जीरो कैसे होगा, हाँ तब जीरो होगा। कुछ नहीं बना रहे तो उसको बुलाए क्यों, हरा दो पहले, ठीक है। तो इसको एक बार देखो, ये वाला लॉजिक एकदम सिंपल है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो वापस से बताता हूँ आपको, ये बोला गया 1 घंटे में, पर आवर मतलब 1 घंटा होता है, 1 घंटा काम करो 100 रुपीस आपको मिलेगा, 100 का नोट मिलेगा, 1 घंटा जैसे खत्म होगा, और उसी 1 घंटे में, ये दूसरी कंडीशन है कि उसी 1 घंटे में जैसे घंटा खत्म होगा 5 यूनिट्स बन जाने चाहिए। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 100 रुपए आपको 5 यूनिट्स का मिलेगा, क्यों, क्योंकि भाई ना A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, मतलब 1 आवर इक्वल टू 100 रुपीस, और दूसरा बोलता है 1 आवर, वही 1 आवर इक्वल टू 5 यूनिट्स, 1 आवर 100 रुपए के बराबर है, और वही 1 आवर 5 यूनिट्स के भी बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो 100 रुपए है आपको कितने यूनिट्स का मिलेगा, 5 यूनिट्स का मिलेगा। तो अगर एक का निकालें तो क्या करोगे, डिवाइड, बचपन में जानते हैं आपको 5 यूनिट्स का पता है 100 रुपए, एक का निकालना है तो डिवाइड कर दोगे कि भाई ये देखो 100 रुपए आपको मिलेगा, कितने यूनिट्स का, टोटल 5 यूनिट्स का। दोनों का बेस सेम है ना, 100 रुपए जो है वो 1 घंटे का रुपीस है, और जो 5 यूनिट्स है वो 1 घंटे का आउटपुट है, तो दोनों का बेस सेम है, आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। दोनों 1 घंटे का है, तो इससे क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड में 5 करने से आंसर तो 20 आएगा, लेकिन 20 रुपए है क्या, ₹20 पर यूनिट का पैसा है, मतलब 1 घंटा काम करोगे तो उसका 100 रुपए है। अब डिपेंड, दोनों में से कोई एक कंडीशन, दोनों वो दोगे ना, क्या बोलते हैं मेथड, दोनों में से कोई एक मेथड फॉलो होगा, या तो टाइम बेसिस फॉलो होगा या तो पीस बेसिस फॉलो होगा। टाइम बेसिस फॉलो होगा तो मैं 100 रुपए 1 घंटे का दूंगा, और अगर पीस बेसिस फॉलो होगा तो मैं 20 रुपए दूंगा 1 यूनिट का। अब फिर वो जितना भी बनाए, ये चीज समझ आई, ये 20 रुपए निकाला कैसे वो समझ आया, है ना। लोग ये नहीं निकाल पाते हैं, तो ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में आप लोग से पूछूंगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो ये दोनों एकदम सिंपल है, पुराने जमाने से यही चला आ गया, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा इनोवेशन होता गया, 2 लोग आए, एक हसले आया, हाल से है वो, ठीक है, हसले, और रोवान आया। दोनों का फॉर्मूला मैं साथ में बताऊंगा, तो देखना, क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है, कुछ डिफरेंस भी है, दोनों के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो देखो हल से हो या रोवान हो, दोनों ने एक चीज कॉमन बोला कि हम पैसा देंगे टाइम बेसिस के हिसाब से। अभी आपने 2 चीज सीखा, टाइम बेसिस सीखा और आउटपुट बेसिस सीखा, ठीक है। तो हल से और रोवान दोनों ने एक सेम चीज बोला कि हम लेबर को पैसा देंगे कैसे, टाइम बेसिस के हिसाब से, उसके आगे बोनस भी देंगे, लेकिन पहले हम टाइम बेसिस के हिसाब से तो दें पैसा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर, ठीक है। और रोवान ने भी यही बोला, मैं भी टाइम बेसिस के हिसाब से दूंगा पहले, तो एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर, ठीक है। मतलब ये इनका कॉमन है, टाइम बेसिस के हिसाब से पैसा देना, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है।
अब ये लोग देंगे बोनस। हालसे और गोवान दोनों ने जो इन्वेंशन किया, बोले टाइम बेसिस कॉपी तो कर दिया, नहीं कॉपी करने के बाद एक बोनस का भी स्कीम लाया दोनों ने। दोनों बोलते हैं बोनस देंगे हम लोग लेबर को। अच्छा बोनस कब दोगे आप सोच के बताओ। काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। देखो दो ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताना उसको बोनस कब मिलेगा। मैंने उसको टारगेट दिया था, देखो स्टैंडर्ड इसलिए लिख दिया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब टारगेट। मैंने उसको बोला था कि भाई देख 5 घंटे में देखो 100 यूनिट्स बनाना है, ऐसे ही बस मन से ले लिया, 5 घंटे में 100 यूनिट्स बनाना है, ठीक है एग्जाम्पल। अब एक्चुअल में उसने 5 घंटा ही काम किया लेकिन 120 यूनिट्स बनाया, तो क्या इसको बोनस मिलना चाहिए? ठीक है, क्यों मिलना चाहिए? क्या ज्यादा बनाया है? यूनिट ज्यादा बनाया, चलो ठीक है। बी वाले में बताना मिलेगा कि नहीं। अगर उसको भी मैंने स्टैंडर्ड सेम दिया, देखो टारगेट तो सबको सेम दूंगा ना, चाहे कोई भी बंदा हो, टारगेट तो सबके लिए सेम होगा, भेदभाव नहीं होगा। बी को भी मैं वही बोलूंगा जो ए को बोला था कि भाई 5 घंटे में 100 यूनिट्स बनाना है। अब देखो बी ने क्या किया, एक्चुअल में बी ने तो 100 यूनिट्स ही बनाया है, तो बोनस मिलेगा क्या? अरे 4 घंटे में बनाया, अब मिलेगा। हाँ, तो अब मतलब आप बोलो कि आउटपुट ज्यादा बनेगा तो बोनस मिलेगा, और इधर आवर्स कम लगाएगा तो भी बोनस मिलेगा, दोनों में मिलता है, प्रैक्टिकली दोनों में मिलता है। लेकिन हालसे और गोवान कैसे देते हैं? टाइम के हिसाब से देते हैं वो आउटपुट को, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है उनका, एक्चुअल आवर्स के हिसाब से है ना। मैंने स्टार्टिंग मैंने वही किया कि हालसे और गोवान पैसा किसके हिसाब से देते हैं? पीस बेसिस की यूनिट बेसिस, पीस बेसिस या टाइम बेसिस? टाइम बेसिस। तो वो बोनस भी टाइम के हिसाब से देंगे, और टाइम क्या लगना चाहिए? बोनस मिलने के लिए आपको अपना एक्चुअल टाइम क्या रखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड से कम करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मतलब टारगेट, कि आपको काम खत्म करने के लिए 5 घंटा दिया गया था और आपने 4 घंटे में खत्म कर दिया। आप टाइम को देखोगे, आउटपुट को नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट बेसिस से देते ही नहीं है, वो तो टाइम बेसिस के हिसाब से देते हैं। तो प्रैक्टिकली बोनस इसको भी मिलेगा, लेकिन हालसे गोवान के सिस्टम से नहीं मिलेगा, उसका अलग सिस्टम होता है जो सीएमए में है, आपके में नहीं है ना। तो टेलर को याद होगा आप लोगों को, बीएसटी में टेलर होता था, उसका फॉर्मूला है जो सीएमए वाले पढ़ते हैं, उसने फॉर्मूला बनाया है सीएमए वालों के लिए, बीएसटी भी बनाया है और इंटेक भी बनाया कॉस्ट में, ठीक है। एफडब्ल्यू टेलर जो था वो है। तो हम क्या याद रखेंगे? हालसे गोवान जो है, क्योंकि वो जो बेसिक वेजेस है वो किस हिसाब से देते हैं? टाइम बेसिस के हिसाब से, तो बोनस भी टाइम के हिसाब से देंगे कि टाइम तुमको कम लगाना चाहिए, एक्चुअल टाइम कम होगा तभी जाके बोनस मिलेगा, है ना। अच्छा कितने घंटे का बोनस दूंगा मैं उसको? 1 घंटे को मैं नाम से, किस नाम से पुकारूंगा? 1 घंटा क्या है? टाइम, कौन सा टाइम है ये? टाइम सेव है आपका, ठीक है। इतना टाइम उसने बचाया ना आपका। जो मिस्टर बी है उसने जल्दी जल्दी काम किया, आपने उसको 5 घंटा बोल दिया था, जा तू 5 घंटा ले ले। मैं तो बोला 5 घंटा ले ले, 100 यूनिट्स बना के दे। उसने 100 यूनिट्स बना दिया, तो टारगेट अचीव कर लिया इन लेस टाइम। उसने एक्चुअल टाइम कम लिया है, ठीक है। तो मतलब 1 घंटा आपका बचा दिया। 5 घंटा आपने उसको बोला था स्टैंडर्ड, जा 5 घंटा ले ले, 4 घंटे में काम किया एक्चुअल में, यानी 1 घंटा टाइम सेव हो गया, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसी को एग्जाम्पल को लेते हैं और मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि यूनिट्स तो मैटर नहीं करता, उसको मैंने हटा दिया, इसलिए वेजेस पर आवर मैं आपको बता देता हूँ, ₹10। ये याद रखना, क्योंकि अभी इसी से फॉर्मूले में पुट करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। वेजेस पर आवर 10 रुपए, 1 घंटा काम करेगा 10 रुपए लेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड मैंने बोला था 5 घंटा काम कर, लेकिन उसने 4 घंटे में पूरा काम खत्म कर दिया विथ प्रॉपर क्वालिटी। हाँ, ये असम्पशन होता है कि क्वालिटी कम नहीं हुई है, जितना तगड़ा माल बनना चाहिए उतना बना है, कोई उसमें खराब क्वालिटी नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं ना, जल्दी तुमने कैसे काम खत्म कर दिया, 19-20 काम कर दिए होगे, 1 घंटा कम लगाया, ऐसा नहीं है। 4 घंटे में उसने परफेक्ट काम किया 5 घंटे का, इसलिए 1 घंटा टाइम सेव है तो उसका बोनस मिलेगा। तो देखो आपने क्या किया स्टार्टिंग में, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, तो बात तो वही हो गई। देखो बताओ, अब हमारे एग्जांपल में एक्चुअल आवर्स कितना था? 4, एक्चुअल आवर्स 4 घंटा इनटू वेज रेट 10 रुपए, ठीक है। और टाइम सेव्ड कितना है? वही एग्जांपल में 1 आवर इनटू अगेन 10 रुपए, तो पूरा तो सेम हो गया, मतलब 5 घंटे का तो दे दिया आप पैसा। 5 घंटा क्या था? 5 घंटा हमारा स्टैंडर्ड था, तो आप तो पूरा ही दे दिए। स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ उसको? आप सीधा 5 घंटे का दो ना, 5 × 10 करोगे तो भी 50 आएगा, इसको करोगे तो भी 50 आएगा। समझ आ गया बोल क्या रहा हूं?
आपने स्टैंडर्ड आवर्स में से ये क्यों देखा कि अगर एक्चुअल आवर्स अलग है और टाइम सेव्ड अलग है, जब आपको दोनों का ही पैसा देना है इसी का स्टैंडर्ड आवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ। हाँ तो बोनस दे देगा ना, 1 घंटे का भी दे दिया पैसा, 5 घंटे का तो दे दिया आपने टोटल। मतलब क्या हो फिर उसका एक्चुअल आवर्स नापने का मतलब ही नहीं हुआ। तो जितना भी काम कर, मान लो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया तो अभी उसको 5 घंटे का पैसा मिलेगा नहीं। देखो हाल से क्या बोला, पूरा थोड़ी दूंगा भाई। 1 घंटा उसने बचाया है, काम नहीं किया है। अब इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। 1 घंटा उसने टाइम बचाया है, दैट इज पॉजिटिव। 1 घंटा काम नहीं किया ना, वो जल्दी घर चले जाएगा। मैंने उसको 5 घंटा बैठाने का सोचा था, 5 घंटा वो यहाँ बैठेगा और 100 यूनिट्स बनाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या किया, 4 घंटे में अपना पूरा काम खत्म कर दिया और घर चले गया, ठीक है। मतलब जो 1 घंटा उसने टाइम बचाया, उस पर्टिकुलर 1 घंटा उसने काम नहीं किया। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं किया ना, तो पूरा पैसा क्यों दूंगा 1 घंटे का? जो ये 1 घंटे 4 घंटे का दूंगा। ध्यान से समझो, लॉजिकल लगाओ ना पूरा। क्या उसने 4 घंटे एक्चुअली में पूरा काम किया है? हाँ, तो उसका 1/10 पूरा मिल जाएगा। लेकिन क्या ये 1 घंटा उसने काम किया है? काम तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बोनस तो दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हाल से बोलता है पूरा बोनस नहीं दूंगा, 50% दूंगा। ये फॉर्मूला है, 50% फॉर्मूले में है कि आधा पैसा देगा, मतलब आधे घंटे का देगा, है ना। समझो बात को, 1 घंटा आपने टाइम बचाया, आधे घंटे का पैसा लो, मतलब 2:1 का रेशियो है। जितना भी टाइम आप बचाओगे उसका आधा आपको पैसा मिलेगा। आपने काम नहीं किया फिर भी पैसा मिलेगा ना, आधे घंटे का मिलेगा, ठीक है। तो इंटू 50%, समझ आएगा ये चीज। और अभी अभी साथ में एक चीज और याद करते चलो कि हाल से अंधा है। हाँ, ये लॉजिक है, याद रखते चलना, क्योंकि वो 50% देगा, है ना। चाहे कोई भी लेबर हो, सबको 50% देगा, भले वो उस लायक हो या ना हो। अभी रोहन में आएंगे तो और क्लियर होगा। चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, हाल से क्या करता है 50%, उसके फॉर्मूले में ही 50% है। वो अंधा है, वो ये नहीं देखता कि वो 50% के लायक है भी या नहीं। चलो पहले फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको तुरंत ये एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला कंप्लीट करो, आंसर भी निकाल ही लो। ये 40 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 45 रुपीज मिला उसको हाल से के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिख लिया क्या फॉर्मूला। चलो अब देखते हैं कि हाल से अंधा क्यों है। क्योंकि वो सबको 50% देता है, वो नहीं देखता कोई एफिशिएंट है कि नहीं है, लेबर ने अच्छा काम किया है कि नहीं, वो 50%। ये लो, तो देखो मैं 2 लेबर लेता हूं, अलग अलग एग्जांपल। एक है मिस्टर ए, एक है बी। और जैसा मैंने बोला स्टैंडर्ड आवर्स तो सबके लिए सेम रहेगा। एसएच मतलब स्टैंडर्ड आवर्स। इतने घंटे में तुमको काम खत्म करना है, 5 घंटे में काम खत्म करना है, इसको भी वही बोलूंगा 5 घंटे में काम खत्म करना है। स्टैंडर्ड सबके लिए सेम होता है, नो भेदभाव, ठीक है। एक्चुअल डिपेंड करते हैं उनकी एफिशिएंसी के ऊपर। तो ए ने एक्चुअल आवर्स लिया, मान के चलो 4.5 आवर्स, मतलब टाइम सेव कितना किया, आधा घंटा। 0.5 मतलब आधा घंटा उसने टाइम बचाया। तो कितने घंटे का बोनस मिलेगा भाई? आधे घंटे। जितना टाइम सेव करोगे तुम उसका बोनस मिलेगा। 0.5 आवर्स इंटू बेस रेट करोगे इंटू 50% हाल से के हिसाब से। अच्छा, वही हाल से का ही लूंगा बी के हिसाब से। मान लो बी ने एक्चुअल आवर्स 1 घंटे में काम खत्म कर दिया, 4 घंटा बचाया, टाइम सेव इक्वल्स टू 4 आवर्स। हाल से क्या करेगा, इसको 4 घंटे का पैसा दे देगा। हाँ 50% देगा, लेकिन क्या वो बोनस देगा 4 घंटे का? हाँ, मतलब इंटू 50% करने के बाद बोनस मिलेगा ना। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बी को? प्रैक्टिकल दिमाग लगाओ। आप लोग फैक्ट्री में बैठे हो, आप लोग फैक्ट्री के मालिक हो, तो सबको आपने 5-5 घंटा बोल दिया था, तू भी 5 घंटे में काम करो, 5 घंटे में सबको काम खत्म करना है। एक बंदा 4.5 घंटा ले गया, बी 1 घंटा ले गए। मतलब मेरे को आप लोग ये बताओ ज्यादा एफिशिएंट लेबर कौन है? क्यों? वो तो ज्यादा समय लिए है। हाँ, ये असम्पशन रहता है कि अगर इतना कम तुमने ले लिया, इतना कम 5 घंटे का काम 1 घंटे में, हद से ज्यादा कम, चलो 4.5 है, 4 है, 3.5 तक समझ आता है, इतना कम कैसे किए? बी के ऊपर आपको शक होगा कि 5 घंटा जब आपने उसको दिया था, उसने पूरा काम 1 घंटे में कैसे खत्म किया। हाँ, कुछ काम छोड़ दिया होगा, या 19-20 क्या 10-20 का काम किया होगा। 10-20 का डिफरेंस 19-20 लाख का डिफरेंस होगा, ठीक है। और फिर भी हाल से अंधा है, वो इसको भी 50% देगा। फॉर्मूला उसका वैसा है ना, इंटू 50%। फॉर्मूले में फिक्स है 50%, मतलब जो परसेंटेज है वो फिक्स है 50%। भगवान का फिक्स नहीं है, भगवान का भी हम देखेंगे, उसका वेरिएबल है। ए को ज्यादा मिलेगा, बी को कम मिलेगा, फिर करेंगे ना, भगवान में आएंगे तो देखो
ये चीज समझ आई, बाकी तो हम क्वेश्चन से और समझते जाएंगे। बाकी हल से अंधा है, ठीक है, वो इसको 0.5 का 50% देगा और बी को 4 घंटे का 50% देगा, जिसके लिए वो लायक नहीं है। मतलब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो, हाँ फॉर्मूला सही है, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आपका परफेक्ट आएगा, मार्क्स मिलेगा। लेकिन जब थ्योरी में आपको पूछेगा, इससे बहुत थ्योरी आता है अच्छे से, तो आपको यही लिखना है कि ए के साथ नाइंसाफी हो जाए। बोलेंगे क्यों, उसमें तो जितना टाइम भाई जितना टाइम से उतना मिलेगा, लेकिन उसका टाइम सिर्फ गलत है। 4 घंटा कैसे बचा लिया 5 घंटे में से, तो वो इनएफिशिएंट है, काम हो गया, वो ऐसा दिखा रहा है बस ऊपर से, असली में ढूंढोगे अंदर, उसको चेक करोगे, उसका ऑडिट करोगे, बीक ने काम क्या किया है, तो वो ढंग का नहीं निकलेगा। मतलब 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का डिफरेंस निकलेगा, तो वो गलत बात है, हल से अंधा है। वो एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है किसी लेवल को नहीं देखता है, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। अब रोबान में आओ, नंबर को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, साफ सफाई दिखेगा। हाँ, रोबान में आते हैं, तो रोबान ने भी स्टार्टिंग वहीं से किया, बोला एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट, तो क्योंकि वो पैसा तो कोई छीन नहीं सकता ना आपका, भाई जितना एक्चुअल आवर्स आपने काम किया है, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर, यहाँ पे भी है एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर, जितना घंटा आपने काम किया उसका पैसा तो आपको मिलेगा, चाहे हल से चाहे रोबान हो, वो पैसा आपका कोई छीन नहीं सकता। बात हो गई बोनस की, प्लस एडिशनल बोनस कितना मिलेगा, तो रोबान ने यहाँ भी थोड़ा सा कॉपी किया, बोला टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट पर आवर, यहाँ तक सेम है। अब जैसा कि मैंने बोला, हल से में परसेंटेज फिक्स है, 50% ही मिलेगा, चाहे आप कम एफिशिएंट हो चाहे आप ज्यादा एफिशिएंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 50% ही मिलेगा। लेकिन रोबान क्या करता है, इनटू एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में देता है। ये रेशियो हुआ ना, आप डिवाइड करोगे मतलब रेशियो, इसको लिखो और अभी और समझ आएगा जब मैं नंबर से बताऊंगा, है ना। आपको ऐसे याद रखना है, पूरा तो फॉर्मूला सेम है, बस लास्ट का जो एक यूनिट है वो चेंज हो गया कि हाल से कितना देता है 50%, और रोबान कितना देता है एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में देता है। अब सबका एक्चुअल आवर्स तो अलग अलग होगा, देखो फॉर्मूले में क्या आ गया, आपका एक्चुअल आवर्स आ गया, है ना। आपको ये बोनस है, टाइम से तो आपको बोनस मिलेगा, है ना, और वो बोनस क्या हो चुका है अब एक्चुअल आवर्स पे डिपेंड हो गया है। पहले डिपेंड नहीं था, पहले फिक्स था 50% मतलब 50%, किसी पे डिपेंड नहीं होता था, लेकिन अब रोबान ने डिपेंडेंट बना दिया आपको। अब आप एक्चुअल आवर्स अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, मतलब बी ने जो काम किया ना, बी ने चालाकी वाला काम किया कि चलो मैं 1 घंटा काम करके फटाफट निकल जाता हूँ, 1 घंटे का तो पैसा मिलेगा ही, प्लस 4 घंटा जो मैंने टाइम सेव किया बॉस से मैं वो भी पैसा ले लूंगा फालसे के हिसाब से। लेकिन अब रोबान के हिसाब से अब आता है, अब नहीं मिलेगा बी को, देखते हैं। तो ये चीज को नोटिस करना ना, हालसे के हिसाब से ए को कितना मिला था, जितना उसने टाइम सेव किया उसका 50%, और बी को भी जितना टाइम सेव्ड है उसका भी 50% मिल गया। पर हमने सीखा ना, ये टाइम सेव्ड उसका गड़बड़ वाला टाइम सेव्ड है, सही वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने एफिशिएंटली पूरा 4 घंटा बचाया होगा, ऐसा नहीं है। तो अब आप रोबान में सेम लेते हैं तो रोबान के हिसाब से इसको बोनस देखते हैं, सिर्फ बोनस कितना मिलेगा, एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स। तो अब देखो रोबान कितना देगा, यही न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे को बताओ रोबान के हिसाब से टाइम सेव तो दोनों का वही होगा, रोबान ने भी वही बोला टाइम सेव इनटू वेज रेट, तो ए का टाइम सेव कितना है 0.5, और बी का टाइम सेव कितना था 4 आवर्स, ठीक है। इनटू वेज रेट अभी नहीं दिखा, ऊपर 50% दिखाया था ना, तो अब यहाँ पे क्या है, वेज रेट के आगे क्या था अभी फॉर्मूले में, इनटू एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड, तो एक्चुअल कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स 5। बी की बात करते हैं, बी का एक्चुअल 1 और स्टैंडर्ड 5। अगर मैं, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करूं तो बताओ कितना होगा, परसेंट में कन्वर्ट करो 4.5 अपॉन 5 को परसेंट में कितना होगा 90% देगा रोबान, हाल से कितना देगा था ए को। ए डिजर्विंग है कि नहीं, सोचो बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, बोले एक्चुअल आवर्स तो उसका ज्यादा है, अरे तो उसमें मत अटको ना, आप लोग डिबेट करोगे मेरे से, सर उसका एक्चुअल आवर्स ज्यादा है, बी का देखो बी का कितना कम है, हाँ तो आधे से ज्यादा कम है, इतना कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब तुमने काम ही नहीं किया होगा 5 घंटे। मैं आपको अगर टारगेट दे रहा हूँ कि पूरा कोर्स का फर्स्ट मॉड्यूल करके आना 6 घंटे में, आप बोले आधे घंटे में हो गया, तो 100%। अब उसके आप कितना भी बहस कर लो मैं नहीं मानूंगा, मैं मानूं आधे घंटे में कैसे पूरा मॉड्यूल खत्म कर दिए, 6 चैप्टर है, आधे घंटे में कैसे कर दोगे, है ना। मैंने 6 घंटा 6 चैप्टर के लिए 6 घंटा बोला था, आप बोले आधे घंटे में पूरा मॉड्यूल हो गया,
तो क्या वो रोबोट को चिट्ठी थोड़ी है बस पलट के हो गया, ऐसा भी आप लोग नहीं होगा, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है आपके अंदर। ठीक है, तो बी का जो एक्चुअल आंसर है वो गलत वाला है। 5 घंटे का काम 1 घंटे में कैसे कर लिया, वो अनडिजर्विंग है। हाल से फिर भी उसको 50% देगा, और जो डिजर्विंग बंदा था ए, उसको भी 50% देगा। ए इज हाई डिजर्विंग, बी इज लो डिजर्विंग। ठीक है, लेकिन हाल से क्या करेगा, दोनों को सेम लेवल पे ले आ गए 50%, इसलिए तो अंधा है, इसलिए तो वो अंधा है। हाल से ए को भी 50% देगा, बी को भी 50% देगा, लेकिन दोनों अलग अलग बंदे हैं। ए ज्यादा डिजर्विंग है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए पैसा। तो देखो विवान कितना देगा, 90% देगा। 4.5 करके 90% ही हुआ ना, और वो बेचारे को कितना मिलेगा है 20 बोले ना, हाँ मैं 80 सुना पहले, 20% मिलेगा। देखो हाल से उसको भी अंधा था, हाल से तो अंधा था, जो बी अनडिजर्विंग है उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको भी 50% देगा, लेकिन भगवान में आके सब लाइन में आ गए, बी को 20% मिलेगा। ठीक है, तो टाइम बचा, जा 20% जा ऐश कर, चिल्ला का पैसा दे दूंगा 20% का, है ना, उससे तो कम है ना हाल से के हिसाब से। चलो अभी तो दोनों के साथ इंसाफ हुआ है, जो होना चाहिए, जस्टिस हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो ये आपको थ्योरी में लिखना है, हमेशा ऐसे ही होगा। हाल से का फिक्स है ना 50%, ऐसा कभी नहीं होगा कि हाल से बेटर हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, प्रैक्टिकल में ही पूछता है। आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, एक ही चीज थोड़ी पूछता है, पार्ट ए में अलग पूछता है, फिर पार्ट बी में अलग, फिर पार्ट सी में अलग। तो लेबर के क्वेश्चन तो और ऐसे ही आते हैं। पहले में क्या बोल देगा, हाल से के हिसाब से निकालो 4 मार्क्स ले लो, फिर ओवरऑल के हिसाब से निकालो 4 मार्क्स ले लो, फिर दोनों का कंपैरिजन बताओ कि कमेंट करो। ऐसा होता है ना, क्वेश्चन आता है कमेंट ऑन अ रिजल्ट, आपका जो आंसर है उस पर कमेंट करो, 2 मार्क्स उस पर मिलेगा। तो क्या कमेंट करोगे, यही करोगे कि हाल से जो है वो अंधा है, मतलब सही में ब्लाइंड मत लिखना, तो समझने के लिए है। वो क्या करता है, एफिशिएंट हो चाहे इनएफिशिएंट हो, सबको फिक्स परसेंट देता है 50%, ये लो। लेकिन भगवान आंखें खोल के उसकी एफिशिएंसी देखता है, तो ये उसकी एफिशिएंसी है। ए का एफिशिएंसी 90% और बी का एफिशिएंसी मात्र 20%। समझ आ गया? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है दोनों का, खाली लास्ट का जो है वो उसमें डिफरेंस है। देखो दोनों ने क्या बोला, टाइम बेसिस के हिसाब से देंगे हम, जितना टाइम तुम काम करोगे, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट। भगवान ने भी बोला एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट। फिर तुमको बोनस मिलेगा। बोनस कब मिलता है, जब तुम टाइम सेव करोगे। टाइम सेव कैसे आएगा, टाइम सेव का छोटा सा फॉर्मूला क्या बोलोगे, गलत, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, क्योंकि स्टैंडर्ड ज्यादा रहेगा ना। आप एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करोगे तो माइनस में आ जाएगा, टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो टाइम सेव्ड आप कैसे निकालोगे, सर डायरेक्टली दे भी सकता है, नहीं देगा तो छोटा सा निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स करेंगे। स्टैंडर्ड हमेशा पहले रहेगा क्योंकि वो ज्यादा रहेगा, एक्चुअल आवर्स कम रहेगा, तभी तो टाइम सेव्ड बोलूंगा, जो कि पॉजिटिव में आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअली करोगे, है ना। तो देखो आगे भी दोनों ने सेम चीज बोली कि टाइम सेट इनटू वेज रेट देंगे, ये भी बोलता है टाइम सेट इनटू वेज रेट, यहां तक तो पूरा सेम है, बस उनका एफिशिएंसी में अंतर है। हाल से बोलता, हाल से एफिशिएंसी को देखता ही नहीं है, एफिशिएंसी तुम्हारी कम है, एफिशिएंसी ज्यादा है, कोई मायने नहीं करता, 50% लो जाओ, अंधा है वो। लेकिन भगवान आंखें खोल के क्या बोलता है कि मैं एक्चुअल आवर्स के हिसाब से दूंगा, सबका एक्चुअल आवर्स अलग अलग होगा, सबकी एफिशिएंसी अलग है, तो एक्चुअल आवर्स अलग होगा। एक्चुअल आवर्स उसने डाल दिया फॉर्मूले में, मतलब बहुत अच्छा काम किया। अब तुम जितना एक्चुअल आवर्स काम करो उस हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा। ए ने एक्चुअल 4.5 लिया, इसने 90%, बी ने हद से ज्यादा कम ले लिया, एक घंटे में काम खत्म कर दिया, मतलब वो इनएफिशिएंट है, काम अच्छे से नहीं किया होगा, 20% ले भाई तू फॉर्मेलिटी के लिए भी। मैं तो असली अगर मैं होता तो मैं 1% भी नहीं देता, फॉर्मेलिटी के लिए वो 20% देगा। चल तूने टाइम बचाया ना, 4 घंटा बचाया, जा 20% ले। और कोई बनिया हो सिंधी हो तो वो तो 1% भी ना दे, ठीक है, उल्टा उससे ले लेंगे पैसा, ले वापस था। लिखे इसको फॉर्मूला पूरा, ठीक है, यही है बस, 4 मेथड्स आते हैं क्वेश्चन में, ठीक। इलस्ट्रेशन 6, ये कैलकुलेटर में ही कर लो। क्वेश्चन बोल दिया है हाल से के हिसाब से बनाओ, और M+MRC आप लोग जानते हो, कैलकुलेटर में ही कर लो। एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट इनटू 50%, हाल से का है ना 50%, तो सब चीज आपको दिया हुआ, कैलकुलेटर में ही कर लो बस। ठीक है, हाल से है भी 420, तभी उसका आया 420, ठीक है। हाँ
हाँ, अब इलस्ट्रेशन 7 भगवान के हिसाब से, हाँ, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट अगेन इनटू 50%, हाल से तो 50%, एक्चुअल आवर्स 6 इंटू 60 प्लस टाइम सेव आपको दिखे सब तो दिया हुआ है, टाइम सेव भी अलग से निकाल के दिया हुआ है, इंटू 60 इंटू 50%, है ना, 360 प्लस 120 या 60 या 420, है ना, हाल से का हुआ। इलस्ट्रेशन 7 आपको गवान से बोला है, तो गवान में क्या करोगे, खाली 50% को हटा के वहां लिख देंगे एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, बाकी सब सेम। यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड, एक्चुअल है 6 घंटा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड है 8 घंटा, एक बार परसेंट निकालो कितना देगा, हाल से तो 50 का फिक्स है, 75 6/8 करोगे तो वो 75% के बराबर होता है, अच्छी बात है, गवान ज्यादा देता है हमेशा। अच्छा, वो दोनों के लिए बेनिफिट है। अच्छा, एक डाउट नहीं आएगा आप लोग को, गवान ज्यादा दे रहे हैं तो कंपनी का कॉस्ट तो ज्यादा लग गया, डाउट पूछा था भाई, गवान ज्यादा पैसा देगा है तो वो तो एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ ना, कंपनी की तो कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, और हमारी कॉस्ट पढ़ने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मिनिमाइज कॉस्ट करना है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, तो आप ज्यादा दे रहे हो तो कंपनी का तो नुकसान हुआ नहीं। हाल से के कंपैरिजन में हाल से 420 देगा था, और ये कितना देगा बताओ, फाइनल आंसर इसका ये 90 आएगा, ठीक है, तो 450 देखो 30 रुपये आप ज्यादा दे रहे हो अपनी जेब से, तो कॉस्ट तो लग गई ज्यादा। ठीक, अब सोचो, तो ये तो और क्या फिर हाल से, लेकिन हाँ 8 घंटा काम थोड़ी किया, जितना काम किया उस हिसाब से देखेंगे ना। आप 6 के हिसाब से देखो, 6 घंटे के हिसाब से उसको 360 मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड बोलोगे तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउ, आपने जो लॉजिक बोला वो उसके साथ बोलोगे, वो लॉजिक इसके साथ बैठेगा। एक्चुअली 6 घंटा है तो ऋषिका बोलेगी कि 6 घंटा है तो अगर 60 करोगे तब तो 360 मिलना चाहिए, कायदे से जितना घंटा काम किया उसको 360 मिलना चाहिए 6 आवर्स इंटू 60 के हिसाब से। लेकिन हल से भगवान क्या करते, बोनस देते हैं, तो हल से ने देखो ये चीज समझ आया मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, 6 आवर्स उसने एक्चुअल में काम किया है तो उसको अगर मैं इंटू 60 कर दूं, बोनस बिल्कुल भी नहीं दूं, बिल्कुल भी कुछ बोनस नहीं दूं, तो खाली 360 दूंगा विदाउट एनी बोनस, है ना, ऐसे कर दूं विदाउट एनी बोनस, ठीक है। लेकिन हालसे के हिसाब से कितना मिला 420, रोहन के हिसाब से तो और ज्यादा हो गया 450 हो गया, और ज्यादा नहीं हो गया, इसलिए आपको 360 देना चाहिए था। हालसे बोलता है 50% का बोनस भी दो, 420 दिए, रोहन बोलता है नहीं एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वो तो 75% हो गया, वो और ज्यादा बोनस दे दिया। कंपनी का नुकसान है कि नहीं, जल्दी सोचो रोहन से देने में, क्योंकि 450 देगा, मैक्सिमम कॉस्ट देगा, क्यों नहीं है नुकसान? बिल्कुल भाई, एम्प्लॉय मोटिवेट, एम्प्लॉय को पैसा देने का मतलब क्या है, आप क्यों देते हो उसको पैसा, ताकि वो मोटिवेट हो, आप उसका इंक्रीमेंट करते हो, बोनस बोनस दे, अच्छा बेसिक पे आओ ना, ये तो बोनस है, बोनस अपन देते ही क्यों एम्प्लॉय को, नहीं दे बोनस 360 ही दो जितना काम किया, मोटिवेट करने के लिए, है ना, मोटिवेशन चैप्टर पढ़ेगा बीएसटी में, ये मॉनेटरी इंसेंटिव है, जब बोनस देंगे तो वो आप आगे और ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, और ज्यादा आपको आउटपुट बना के देगा, उसको आप मार्केट में बेचोगे तो आपका पैसा आ जाएगा ना, आप ज्यादा। हाँ, इसके लिए मैं ये एग्जांपल अभी तुरंत मन में सोचा, निशिका ने कुछ कुछ बोल दिया गंदा गंदा, तो देखो आपको अगर क्या लेंगे, ऐसे होता है क्या लोगो उसका, है ना, महंगी चीजें मेरे को नहीं पता है, अरे एप्पल का लोगो है भाई, हाँ मेरे को नहीं, हाँ ठीक है जैसा भी है, हाँ 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 ठीक है ना, ये है। चलो अगर किसी फोन में आपको ऐसा लोगो दिखा तो आप 1 लाख दे दोगे? हाँ लोग देते हैं, ठीक है ना भाई। लेकिन अगर आपको ऐसा एप्पल दिखेगा, मतलब दोनों साइड से खाया हुआ है, वो यहाँ से भी खाया हुआ है, यहाँ से भी खाया हुआ है, और ऊपर से पत्ती भी नहीं है, पत्ती भी गायब है, तब क्या 1 लाख दोगे? 1 लाख छोड़ो 10 रुपए दोगे? नहीं दोगे। तो मतलब आपको चीज भी उतनी मिल रही है ना, अगर आप ज्यादा पैसा दे गए हो, 1 लाख रुपए दे गए हो, तो आपको चीज भी वैसी अच्छी मिल रही है ना। तो वही लॉजिक लगाओ ना, अगर आप रोहन के हिसाब से ज्यादा पैसा दे गए हो तो आपको एफिशिएंसी भी तो मिलेगी ना उसकी, समझ आएगा? ये लॉजिक आप लोग क्यों नहीं लगाते? अगर आप उसको पैसा ज्यादा दे गए हो तो वो एफिशिएंट ज्यादा इसलिए दे गए हो ना, तो आगे जाके वो और ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी दिखाएगा और मोटिवेट होगा, ज्यादा काम करेगा, समझ आया? पैसा ज्यादा लगेगा तो क्वालिटी भी तो मिल रही है,
ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। रोवान के हिसाब से 450, ये आपका इलस्ट्रेशन 7 होगा, ये देखो रोवान के हिसाब से 450, ठीक है। इसी के क्वेश्चन बनाएंगे। चलो आगे 8th वाला मस्त क्वेश्चन है, स्कैनर में सेम क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आया हुआ है, ट्राई करो आप लोग। चलो अच्छा, पलाश नहीं आया ना, उसको ये क्वेश्चन में और मजा बताऊंगा। चलो एक बार आप लोग पढ़ो और देखो पूछा क्या क्या है, पूरा टॉप टू बॉटम एक बार पढ़ो। सोना नहीं है, पढ़ना है, उठ के पढ़ना है। लेट क्यों आते हो, लेट क्यों आते हो, आज का तो छूट गया ना, तो डलता ही है, कल का अभी सुबह डाल दी, लाइट गोल हो गई थी ना, कहाँ से डालता कल। 8 GB का एक वीडियो होता है। क्वेश्चन पढ़े क्या, आपको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल सोचो। हाँ वो तो निकालना, ठीक है, ये नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस भी निकालना है और मटेरियल कॉस्ट भी निकालना है। तो बनाना क्या पड़ेगा आपको, कैसे पता, हाँ देखो, तो इसलिए मैं बोला कैलाश को मजा आएगा, वो बोला था ना कॉस्ट शीट पहले क्यों पढ़ाएगा, इसीलिए पढ़ाए हैं। तो अभी आपको वही बनाना पड़ेगा। बोला प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर मैं चैप्टर आपको 1 2 3 लेके चलता, पहले 1 पढ़ा था थ्योरी वाला, फिर 2 मटेरियल, फिर 3 एम्प्लॉय, तो समझ आता फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है। और अभी आप लोग जानते हो, ठीक है, तो खुद ही बना लोगे, बनाओ कॉस्ट शीट। लेकिन चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं भी बता दूं स्टार्ट कैसे करोगे। स्टार्ट दिक्कत यही आती है लोगों को, पहला क्वेश्चन है तो चलो मैं बता देगा हूँ, कॉस्टिंग में ये दिक्कत है स्टार्ट कैसे करोगे। एक बार मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद कॉस्ट शीट आप लोग जानते हो, पहले मटेरियल आता है, फिर वेजेस आता है, जोड़ के प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में आप ओवरहेड जोड़ दोगे, सब दिया हुआ है आपके सामने। लेकिन स्टार्ट कैसे करोगे, चलो गाड़ी को किक मारते हैं, तो कैसे करेंगे देखो 2 वर्कमैन है, ए एंड बी, मतलब ये इंसान है, ए और बी नाम के इंसान है जो काम करते हैं, प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। फुल स्टॉप है, तो आप रुको, सांस लो और बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ। कंक्लूजन मतलब हिंदी में अनुवाद मत कर दो कि सेम प्रोडक्ट बना के सेम मटेरियल, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इससे हमको और नई चीज क्या पता चली, सोचो। और कुछ, अगर वो सेम प्रोडक्ट बना के सेम मटेरियल से, हाँ वो ठीक है, तो अगर सेम प्रोडक्ट सेम मटेरियल से बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, बिल्कुल। अच्छा वो बाकी लोग नहीं सुने, बाकी आप अपना दिमाग लगाए, इशिका ने सही बोल दिया। आप सेम प्रोडक्ट बना रहे हो सेम मटेरियल से, तो मटेरियल कॉस्ट दोनों की क्या होगी, सेम होगी, ये चीज आपको सोचना है, ठीक है। और आगे ये भी बता दिया देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम। देखो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो का मतलब क्या होता है कि ये भी सेम है, तो भाई और क्या सेम है, मटेरियल कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट यूजिंग सेम मटेरियल, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की मटेरियल है, तो भाई अगर ए यूज कर रहा है तो वो भी प्लास्टिक यूज करेगा, बी भी प्लास्टिक यूज करेगा, लेकिन आपको कंक्लूजन ये निकालना था कि उस प्लास्टिक का कॉस्ट दोनों में सेम होगा, जो प्लास्टिक का कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, इसीलिए तो उनका जो मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, वो भी सेम होगा,
यहाँ तक कि मटेरियल का क्वांटिटी भी सेम होगा, तभी तो कॉस्ट सेम है। समझ आ गया क्या बोला मैंने? ये आपको कंक्लूजन आपको निकालना सीखना है। तो अच्छा बता दो, सेम ये चीज समझ आया कि मटेरियल कॉस्ट सेम है, कितना है? चलो सेम है पर कितना है? 100 रुपए, 200 रुपए, कितना है? गुनगुन बोले तो निकालना पड़ेगा, कैसे पता? क्योंकि यहाँ बोला है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ये कैसा लिखा है? या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोले या तो मटेरियल कॉस्ट बोले, लैंग्वेज मिस्टेक। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट हमको निकालना है, लेकिन पहला पॉइंट पढ़ के हमने क्या सोच लिया हर्ष कि दोनों में कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेम होगा। तो ये लो आपका पहला किक स्टार्ट, पहला सेंटेंस लिखना पड़ेगा, लेट द मटेरियल कॉस्ट ऑफ बोथ द व्हीकल बी एक्स, ए का भी एक्स बी का भी एक्स। लेट द मटेरियल कॉस्ट फॉर बोथ द व्हीकल, सबसे पहला कंक्लूजन है ना, बोथ द व्हीकल बी एक्स। मटेरियल कॉस्ट को मैंने एक्स मान लिया, तो जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा, अच्छा ए और बी का दोनों का अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगा ना, दो कॉलम बना देना, पर्टिकुलर्स क्या ए और बी। तो ए में भी आप मटेरियल एक्स लिखोगे और बी के कॉलम में भी मटेरियल का अमाउंट एक्स लिखोगे, ठीक है। और आगे क्या बोल दिया, देयर नॉर्मल वेज रेट इज आल्सो द सेम, मतलब उनका, अच्छा ये बताओ, मतलब उनका जो टोटल वेजेस है वो सेम है? हाँ, तो इसमें भी 19-20 लाख का अंतर है। अगर मैं टोटल वेजेस बोलूंगा और जो क्वेश्चन में बोला है वेज रेट, दोनों में क्या अंतर है? टोटल वेजेस और वेज रेट में क्या अंतर है? हाँ, वही अंतर है जो सेल्स और सेलिंग प्राइस में है। सेल्स मतलब होता है टोटल सेल साल भर का, और सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? एक यूनिट का आपने कितने में बेचे, एक यूनिट का एमआरपी एक का, तो वही सेम इसमें है। टोटल वेजेस जो हम फॉर्मूला सीखे, हालसे का जो फॉर्मूला सीखे, रोमान का जो फॉर्मूला सीखे, वो फॉर्मूला क्या निकालने के लिए है? टोटल वेजेस का है कि वेज रेट निकालने का है? टोटल वेजेस निकालने का है ना। तो वो सेम है बोला है क्या? नहीं, उनका वेज रेट सेम है, मतलब 1 घंटे का जो उनको पैसा मिलता है वो सेम है। तो उसके लिए अच्छा उसको क्या लिखूंगा अब मैं यहाँ पे? वाई बना दूंगा कि भाई लेट द वेज रेट, है ना। तो मैं चलो और स्पेसिफिक लिख देता हूँ कि वेज रेट पर आवर। वेज रेट क्या होता है? पर आवर होता है। क्वेश्चन में बोल दिया सेम है, इसलिए तो मैं उसको वाई अज्यूम करूंगा, सेम है इसलिए वाई अज्यूम कर लो। ए के लिए भी वाई है, मतलब अगर ए 1 घंटा काम करता है तो भी उसको वाई रुपीस मिलेगा, और अगर बी 1 घंटा काम करता है 1 घंटा तो भी उसको वाई रुपीस मिलेगा। लेट द वेज रेट पर आवर फॉर बोथ द वर्कमैन बी वाई, फॉर बोथ द वर्कमैन बी वाई, ठीक है। अब आगे आए, तो अब सारी जानकारी अब आपको स्पेसिफिक, अब एक्स वाई की जरूरत नहीं, अब आपको सब दिया हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवान सिस्टम व्हाइल बी इज पेड अकॉर्डिंग टू हालसे सिस्टम। उनका सिस्टम अलग है, ठीक है। ए का रोवान है, बी का हालसे है, तो वो रिस्पेक्टिव उनका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। द टाइम अलाउड आपको दिया हुआ है टू मेक द प्रोडक्ट इज 50 आवर्स, मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स है, बोला टाइम अलाउड, उनको इतना समय दिया गया। स्टैंडर्ड आवर्स से 50 घंटा, जो कि अच्छा ए का है कि बी का है? दोनों। स्टैंडर्ड सबके लिए सेम होता है, बिना देखो स्टैंडर्ड बोला नहीं है कि सेम है, मटेरियल बोला सेम है, वेज रेट बोला सेम है, स्टैंडर्ड आवर्स तो नहीं बोला, फिर क्यों सेम है? हमेशा होता है, हमेशा स्टैंडर्ड आवर्स सेम होता है। एक्चुअल आवर्स अलग होता है, वो आगे दिया हुआ है कि ए टेक्स 30 आवर्स व्हाइल बी टेक्स 40 आवर्स, ये दोनों का रिस्पेक्टिव एक्चुअल आवर्स है टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। तो एक काम करते, देखो फुल स्टॉप आया, इसी फुल स्टॉप आया, सांस लो, यहाँ पे ए और बी का वेजेस निकाल लो, टोटल वेजेस हम निकालेंगे यहीं पे। वैसे लिखना टोटल वेजेस ऑफ ए, कौन से सिस्टम से? रोवान, क्वेश्चन में बोला है। तो पहले रोवान का फॉर्मूला लिखेंगे, फुल फॉर्म में लिखेंगे एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर ब्रैकेट में, प्लस टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट इनटू क्या? रोवान है एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। तो चलो बताते जाओ, एक एक्चुअल आवर्स कितना है? उसका 40 है ना, हाँ, एक का 30 है, तो यहाँ लिखा 30। वेज रेट कितना है? y है, जो कि हमने अज्यूम किया है। तो टाइम सेव कितना हो जाएगा? हाँ, स्टैंडर्ड 50 था, 30 में काम किया, 20 टाइम सेव इनटू वेज रेट अगेन y इनटू एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड, यानी 30 अपॉन 50। तो इसको जहां तक y के टर्म्स में जहां तक सॉल्व कर सकते हैं हम करेंगे। पहला वाला हो जाएगा 30y, ठीक है, और दूसरा वाला बताओ
12y, तो ऐड करके 42y, है ना। देखो इसको आप ये सॉल्व करना, 20 ये वाले जो ब्रैकेट है 20 को मल्टीप्लाई करना 30 से, तो आएगा 600 और फिर डिवाइड कर देना 50 से, तो 12 आ जाएगा। तो 12 वाई, वाई लिखना मत भूलना, वाई तो है ना बीच में, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स है, मतलब ए का मेरा वेजेस आ गया, टोटल वेजेस है 42y। वैसे चलो बी का निकालो, लेकिन हल से के हिसाब से, टोटल वेजेस ऑफ बी ब्रैकेट में लिख दो हल से। अरे हंस ले, हाँ, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, हाँ इनटू आगे, हाँ क्योंकि वो अंधा है, ठीक है। बी का एक्चुअल आवर्स है 40 इनटू वेज रेट वाई, तो टाइम सेव्ड कितना हुआ 10 आवर्स इनटू वेज रेट अगेन वाई इनटू 50%, तो ये 45y हो जाएगा, है ना। ये 40y हुआ, और 10 का 50% निकालोगे तो 5 होता है, 5y मिला के 45y। ये समझ आया, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है कॉस्ट में, यही तो करना है। जहां जहां क्वेश्चन पढ़े ना, छोटे क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो बिना एडजस्टमेंट के आप पहले क्वेश्चन बना सकते हो, बिना एडजस्टमेंट पढ़े, पहले एडजस्टमेंट पढ़ के टिक करते हो ना, उसके बाद ही बन पाएगा। तो छोटा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का ही, छोटे क्वेश्चन में आपको ऐसा टेक्निक अपनाना है कि जहां जहां एक एक सेंटेंस पढ़े उसका सॉल्व कर लिए, जहां तक हो सकते हो उतना सॉल्व। मैंने पढ़ा ना, यहाँ फुल स्टॉप तक पढ़ा, बिंदु मैंने ही लगाया है, और जहां तक सॉल्व हो सकता था मैंने कर दिया। ए का 42y, बी का 45y, अब आगे वो सॉल्व नहीं हो सकता। अब मैं वापस क्वेश्चन में आगे बढ़ा। छोटे क्वेश्चन में आपको ऐसे चलना है। आज जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो पहले आपको टॉप टू बॉटम में रीड करना पड़ेगा, बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है, तो उसको आप ऐसे नहीं कर पाओगे ना। यहाँ तक पढ़ लिया, पता चला आगे कुछ और बोला है, काटना पड़ेगा बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। छोटे में आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो आगे बोलता है, देखो मटेरियल हमने ले लिया x, वेजेस हमने निकाल लिया 42y 45y, बाकी किसकी अब ओवरहेड, मटेरियल हो गया x, लेबर हो गया, दोनों का अलग अलग। अब आया ओवरहेड, तो दिया हुआ है द फैक्ट्री ओवरहेड रेट, देखो ये भी बोलते हैं रेट ₹5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क, मतलब जितना एक्चुअल आवर्स वो काम करेगा उस हिसाब से ₹5 प्रति घंटा लगते जाएगा। तो ए ने कितना घंटा काम किया है, हाँ इसको मैं रफ में लिख रहा हूँ, इसको सीधा कॉस्ट शीट में, इसको दिखाने की जरूरत नहीं अलग से, सब तो दिया हुआ है ना। मतलब ए का फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ए कितना आएगा, हाँ 30 आवर्स इंटू 5, जितना घंटा काम किया, क्वेश्चन बोला है ना, मैं अपने मन से थोड़ी लेगा, बोला है ₹5 क्या पर मैन आवर एक्चुअली वर्क, जो भी आदमी जितना भी घंटा वो पर घंटा काम करेगा उतना ₹5 का ओवरहेड लगते जाएगा, है ना। और वैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ बी, उसने 40 घंटा काम किया है, तो 40 इंटू 5 200 लगेगा। तो इसको आपको दिखाने के, सब तो दिया है ना, एक्चुअल आवर्स भी दिया है, फैक्ट्री का रेट भी दिया हुआ है ओवरहेड का, इसको सीधा कॉस्ट शीट में दिखाना 150 और 200। अब कॉस्ट शीट बनाना चालू करते हैं, और फैक्ट्री कॉस्ट भी दिया, ये भी देखना ना, फैक्ट्री कॉस्ट दिया 349 से वो 3600। तो आते हैं स्टेटमेंट बनाने में। हेडिंग क्या लिखोगे अभी, कॉस्ट शीट मत लिखना ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा कॉस्ट शीट थोड़ी बनाओ, मिनी कॉस्ट शीट बना लो। मैं इसको मिनी कॉस्ट शीट में, छोटा सा बनाना है ना, बस 3 चीजें खाली, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड है। तो कॉस्ट शीट मत लिखना, लिखना कैलकुलेशन ऑफ, जो आपको निकालना है, मटेरियल निकालना है एंड वेज रेट निकालना है। पॉइंट नंबर 1 में मटेरियल निकालने बोला है, 2 में आपको वेज रेट निकालने बोला है। उसके लिए हम कैलकुलेशन के लिए मिनी कॉस्ट शीट हम बोलते हैं, अपने मन से वो बना गए, ए का, बी का और फिर पर्टिकुलर्स। सबसे पहला खर्चा क्या दिखाऊं, मटेरियल कॉस्ट कितना है दोनों का, दोनों का x है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बना रहे सेम मटेरियल से, तो कॉस्ट भी सेम लगेगा, ये हमने पहले ही बोला था। फिर उनका वेजेस कितना है, y और y, हाँ 42 था क्या, हाँ y लिख दिया तो क्या गलत है, y तो अज्यूम किए थे क्या पहले, हाँ वो 1 घंटे का वेज रेट, मतलब वो 1 घंटे का बस पैसा दोगे दोनों को, जितना काम किया उसका निकालेगी, तो फिर उसका निकाले ना, ए का 42y था, हाँ तो वो लिखोगे आप, टोटल वेजेस लिखोगे, और बी का 45y, ठीक है। हाँ क्योंकि ये मिनी कॉस्ट शीट है, प्राइम कॉस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्स पे, क्योंकि वो अलजेब्रा टर्म्स में है ना, तो प्राइम कॉस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसके फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो। फैक्ट्री ओवरहेड हमने निकाल लिया था, सीधा नंबर हमको मालूम है 150 और 200, है ना, जितना घंटा काम किया इंटू 5,
क्वेश्चन में बोला था 30 घंटा काम किया 150, 40 घंटा काम किया था 200, और इन तीनों को ऐड करने से आपका क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट ऐसे लिखूं x प्लस 42 y प्लस 150, या कुछ और लिखूं? हाँ, तो ये ऐसा, अब अगर चलो अब इसको लिख दिए, इसके आगे क्या करोगे, इक्वेट करने के लिए आपको उसका अमाउंट चाहिए ना, वो दिया हुआ है। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू में, इक्वल टू क्या है भाई, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, ये देखो ए का बी का अलग अलग है, ए का है 3490 और बी का है 3600, ठीक है, वो लिखूंगा मैं वहां जाके, यहाँ पे 3490 और यहाँ 3600। अब आप इक्वेशन बनाओगे और सॉल्व भी कर लोगे आराम से। देखो ऐसे इक्वेशन, अब जैसे मैथ्स में लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखना, x प्लस 42 y प्लस 150 इक्वल्स टू 3490। अगर मैं चाहूँ तो 150 को सीधा वहां ले जाके माइनस कर दूं, एक ही बार में पहले ही वही कर देते हैं सीधा, तो 150 घटा कितना आएगा 3340, सीधा उसी को लिखेंगे 3340। ये समझ आया क्या किया मैंने, प्लस 150 था उसको वहां ले जाके माइनस कर दिया, तो ये आपका इक्वेशन 1 है ना। सेम आपका बी में भी ऐसे ही करना, मैं ये लिखूंगा देखना ध्यान से, x प्लस 45y इक्वल्स टू 3400, सीधा एक ही स्टेप में उसको खत्म करो ना, कौन इतना डिटेल में दिखाएगा, बीकॉम थोड़ी, फटाफट सॉल्व करो। प्लस 200 दिखाता, उधर शिफ्ट करता, माइनस करते ना 200, तुरंत कर दो पहले, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब कैसे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि x तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा ना, x तो x है दोनों में, तो माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, तो आपका क्या बचा माइनस 3y, और यहाँ पे माइनस 60, हाँ माइनस 60, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 60/30 यानी कि 20। अच्छा, तो y आपने किसको माना था, तो वो लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू 20 करके आप खत्म नहीं कर सकते, यहाँ पे बताना पड़ेगा y हमने किसको लिया था, वेज रेट को, हाँ फाइनल आंसर वो टोटल वेजेस, हाँ तो वेज रेट पर आवर जो हमने अज्यूम किया था y, उसका वैल्यू आ गया ₹20 पर आवर, ठीक है। और ठीक है, शिवम ने टोटल भी बता दिया, सही है, लेकिन पूछा नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं, निकालने को हम कैपेबल हैं, इतने बड़े हम हो चुके हैं, लेकिन जो पूछा वो बताएंगे ना, टाइम वेस्ट क्यों करना। खाली बोले कंप्यूटर नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, तो रेट तो आ गया 20 रुपए, ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट आपको मटेरियल निकालने बोला है, मतलब मटेरियल आपने एक्स माना था ना, एक्स का वैल्यू निकालो ना, वाई में किसी को भी पुट करके लो, ऐसा लिखना कि सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, y का 1 या 2 जो आपकी मर्जी हो, मैं 1 में डाल देगा, तो 1 इक्वेशन क्या था, x प्लस 42y था, तो मैं 42 इंटू 20 दिखा दूंगा, इक्वल्स टू 3340, ठीक है, और x हो जाएगा इक्वल्स टू 3340 माइनस 840 माइनस करोगे तो 2500, है ना। और सिर्फ इतना काफी नहीं, x लिख दोगे, इसके आगे आपको एक बताना पड़ेगा, x आपने किसको माना था, मटेरियल को माना था, तो लिखना पड़ेगा ऐसे, मटेरियल कॉस्ट इक्वल्स टू ₹2500, ऐसे। तो ये आपका बी वाला पॉइंट हुआ। हाँ अच्छा, सी में अब तो शिवम वाला काम आपको करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। हाँ सी में बोल दिया है, तो रिपेयर स्टेटमेंट, मतलब पूरे से स्टेटमेंट बना तो लिए क्या, ये वाला, ये देखो ये बना तो है स्टेटमेंट, ये बन तो गया क्या, तो कंपेयर तो किया हूँ, एक्चुअल अमाउंट के साथ करना है, ये तो एक्स और वाई के टर्म्स में है ना, एल्जेब्रिक टर्म्स में है। अब एक्चुअल अमाउंट पुट करके आपको दिखाना है, एक्चुअल अमाउंट यहाँ 2500 पुट करोगे, यहाँ जो भी शिवम ने बताया 20 से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ मत करना टाइम पास, 42 वाई है, 42 into 20, 45 वाई है, तो 45 into 20, एक से पूरा फॉर्मूला लगाने में चले जाना, फॉर्मूला तो लगा दिया है ना, और फैक्टरी ओवरहेड पता है वो हो जाएगा, मतलब फिर से आपको स्टेटमेंट बनाना है विथ एक्चुअल अमाउंट, जो एल्जेब्रिक टर्म्स में है, तो एक्चुअल अमाउंट बनाओ, चलो तुरंत अभी यही चीज को फिर से, ये 5 मार्क्स का है, देखो निकालना क्या क्या था, टाइम कितना लगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, अभी बाद में आप दूसरी तीसरी बार बनाओगे, 2 मिनट में होना चाहिए खत्म, 5 मार्क्स का है। हाँ आंसर सही है कि नहीं, हाँ टैली होना चाहिए, तीनों को प्लस करेंगे तो उतना ही आना चाहिए, 3490 एक आना चाहिए, मतलब सही है, ठीक है। खत्म करो उसको और फिर 9 में भी आ जाओ। लो जो मैं बोल रहा था थ्योरी वाला आ गया,
थ्योरी भी है और सम है। और अच्छा, ये 9th वाले होमवर्क में करो, क्योंकि आप ऐसा लिख लो, यहाँ पे मॉड्यूल तो है सबके पास, तो लिख लो ये आपके क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब एग्जाम में 0% चांस है, ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, जो कि 100% आपको करना पड़ेगा। अब एग्जाम के लिए नहीं है तो बोल दिया, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या, ऐसा क्यों, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले तो ए पॉइंट पूछता है, बोनस पेड अंडर हालसे प्लान, जो कि 50% वाला है, फॉर द टाइम सेव्ड इक्वल्स द बोनस। देखो इसे बोला ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बहुत ज्यादा, ध्यान से देखेंगे, तो अभी बताना ही पड़ेगा, बाद में आप लोग होमवर्क में करोगे, पहले मेरे को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन बोलता है बोनस पेड अंडर हालसे प्लान इक्वल्स द बोनस पेड अंडर गोवान सिस्टम। ये सही है गलत, ट्रू है कि फॉल्स है? काम कर रहे हैं हाँ, सेम रेट और सेम टाइम में तो आ जाएगा। सेम कब होगा, फिर से बोलो। टाइम कंज्यूम अगर क्या बोलते हैं सेम हुआ दोनों का, टाइम सेव और टाइम सेव्ड अगर सेम है तो उससे थोड़ी कुछ होता है, वो तो हाल से 50% देगा और गोवान आपको एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड के हिसाब से देगा। उसका 50% रेशियो आ गया। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन अगर आप आगे पढ़ोगे, हाँ 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 एकदम परफेक्ट, ठीक है, तो आप भी आगे बैठा करो। तो देखो शिवम ने बोला अगर आप 5 घंटे का काम 2.5 घंटे में करोगे, मतलब 5 घंटे का काम 2.5 मतलब स्टैंडर्ड 5 घंटा है, एक्चुअल 2.5 घंटा है, तो हालसे के हिसाब से 2 या गोवान के हिसाब से 2 आंसर सेम आएगा। क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि 2:1 का रेशियो है, मतलब 50%, तो हालसे तो पहले ही 50% देता है, पहले से उसका फिक्स है 50% ही दूंगा, और लेकिन इस सिनेरियो में वेयर द एक्चुअल आवर्स इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, तो इस केस में तो गोवान का भी 50% निकलेगा। तो गोवान का आप लोग, मैं आपको देखो कितनी बार परसेंट पूछा था, एक जस्ट जो क्वेश्चन आया था 6/8 किए थे, याद है? एक्चुअल आवर्स एक बंदे का 6 था और स्टैंडर्ड आवर्स 8 था, तो कितना 75% था। मैंने जो एग्जांपल लिया था 4.5/5 जो ए का था 90% आया था। तो ये करके देखो ना, एक्चुअल आवर्स अगर 2.5 है और स्टैंडर्ड अगर 5 है, तो गोवान कितना परसेंट देगा? हाँ, ये 50 ही तो हुआ, 50% हुआ, 2.5/5, और हालसे तो हमेशा से होता है 50। तो ये आपको लिखना है, सेंटेंस में लिखना है कि व्हेन द एक्चुअल आवर्स इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, देन बोनस होगा हालसे का या बोनस गोवान का, दोनों सेम आएगा, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी वैसे ट्रू फॉल्स नहीं पूछा है, क्योंकि बंदे अगर क्या करेंगे, यहां तक पढ़ेंगे तो फॉल्स बोल देंगे, गलत। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड। होल्ड गुड मतलब कब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। आप लोग फॉल्स बोले, चलो ठीक है मान लिया फॉल्स, लेकिन अब ये बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, और आपको प्रूफ के साथ बताना है। तो क्या करोगे, अपने मन से कोई भी नंबर्स ले लेना, कोई भी ले लेना अपने मन से, स्टैंडर्ड आवर्स को ले लेना 10, एक्चुअल आवर्स को जानबूझ के लेना 5, क्योंकि आधा लेना पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड आवर्स अपने मन से लेना, लेकिन एक्चुअल आवर्स उसका आधा ही लेना। बेस रेट भी अपने मन से कुछ भी ले लो, 100 रुपए पड़ेगा, तो निकाल के बता देना उसको, एग्जाम में अगर आता भी है तो, ठीक है। अपन दोनों में आंसर सेम आएगा, चाहे हालसे का हो चाहे गोवान का। ये ए वाला पॉइंट हुआ। अब बी वाला क्या बोलता है, बी के हिसाब से भी आपको बोलता है, देखो आपको स्टैंडर्ड आवर्स दे दिया है, बी वाला एक बार अच्छे से देखें जरा फटाफट, ये आपको मेन होमवर्क है। बी वाला बोलता है टाइम अलाउड 8 आवर्स है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स आपका 8 आवर्स है, 8 घंटे में काम खत्म करना चाहिए था। अर्ली रेट इज 8 रुपीज, 1 घंटे का आपको 8 रुपए मिलेगा। और फिर ये निकालना ये निकालना ये निकालना है, भाई एक्चुअल आवर्स कहाँ है, एक्चुअल आवर्स कहाँ है, तब तो निकलेगा क्या फॉर्मूले से। स्टैंडर्ड दे दिया, वेज रेट दे दिया, तीसरी चीज भी चाहिए होती है, एक्चुअल आवर्स कहाँ है, बिल्कुल नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ेंगे, देखो क्या बोलता है, सामने देखेंगे सब लोग, अंडर द हालसे सिस्टम 50% वाला एंड रोवान सिस्टम, दोनों से आपको आंसर निकालना है, हालसे का भी आंसर चाहिए, रोवान का भी, ठीक है। हम लगा देंगे आंसर, मतलब फॉर्मूला पुट कर देंगे, एक्चुअल आवर्स तो बताओ। तो आगे पढ़ो, आगे बोलता है फॉर ईच आर सेव्ड प्रोग्रेसिवली, मतलब आपको ये अज्यूम करके चलना है कि देखो 8 घंटा है ना स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 8 घंटा है, पहले आपको मान के चलना है कि टाइम सेव्ड 1 घंटा है, फिर हालसे और गोवान दोनों का आंसर निकालना है, फिर आपको मान के चलना है टाइम सेव्ड 2 घंटा है, हालसे गोवान सबका निकालना है, टाइम सेव्ड 3 4 5 6 7, बस टाइम सेव्ड 8 हो सकता है क्या, कैसा होगा,
8 घंटे का काम 0 घंटे में कर दिया, तब टाइम से स्टार्ट होगा, तो 7 तक जाना बस। और ऐसे आपको देखो कितने आपके मतलब 7 2 14 आंसर निकलेगा आपका, मतलब देख लो आंसर देख लो वैसे ही किया है। तो ये वाला बी वाला जो पॉइंट है ये अपन एग्जाम में कभी नहीं आ सकता, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटिकल बिल्कुल करना है इसको, मैं चेक करूंगा होमवर्क। ए वाला तो अपना हो गया। ए वाला क्या बोलता है कि भाई इक्वल तब होगा जब आधा होगा, है ना। ये देखो लिखा है when the actual time taken is 50% of time allowed then the bonus under Halcyon Rowan is equal। वो ए वाला जो हमने किया। अब बी में क्या बोलता है, ये देखो ऐसा बनाओगे, each hour saved progressively, क्वेश्चन ये बोला था each hour। अच्छा पहले 0 से भी चालू करना, हाँ मैंने 1 से चालू किया, आप 0 से चालू करोगे, पहले मानोगे 0 टाइम सेव है, अगर टाइम सेव 0 है मतलब एक्चुअल 8 घंटा है, ये सब आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। टाइम सेव 1 घंटा मतलब 7 घंटा काम की होगी, 2 घंटा टाइम सेव 6 घंटा काम की होगा, 7 घंटा, इसके आगे बढ़ जाना है, एक्चुअल 0 कैसे होगा। अगर आप टाइम सेव 8 ले लोगे तो एक्चुअल 0 हो जाएगा, इम्पॉसिबल है ना। फिर उसके हिसाब से आपको हल्से का भी निकालना है, रोवान का भी निकालना है, ये आप लोग घर पे करोगे, ठीक है। 10th वाला बनाओ। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों का सेम है। आप लोग ए वाले में आप लोग बताए ना कि कब इक्वल होगा, जब 50% होगा। तो ये देखो यहाँ पे 50% है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स का 50% एक्चुअल आवर्स है, तो हल्से तो 50% देता है, सिर्फ इस वाले में रोवान का भी 50% होगा। तो देखो पूरा सेम है, 16 16 48 48 12 12। वो एक में टोटल है, एक में पर आ रहे, वो देखो एक में बोनस बता रहे, बोनस दोनों का सेम सेम है, टोटल अर्निंग भी दोनों का सेम सेम है, और अगली अर्निंग मतलब 1 घंटे का वो भी सेम सेम है, क्योंकि 50% है इसलिए वो सब निकालने बोला है। 16 रुपए बोनस है, दोनों का सेम है। 48 टोटल वेजेस है, दोनों का सेम है। और 12 क्या है, 1 घंटे का पैसा है, तो वो भी सेम है, 12 12। सिर्फ तभी है जहाँ पे 2:1 का रेशियो, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स डबल है, एक्चुअल आवर्स उसका आधा है, तभी दोनों का इक्वल आएगा, नहीं तो फिर देख लो सब में अनइक्वल है। अब 10 बनाओ। समझ आ रहा है ना कि फास्ट चलेगा, ठीक है। स्लो करें, बोलो मुंह से बोलो, बोलते ही नहीं है कोई। फोन साइड में करके बैठना तो आप, हाँ दिखता है। हाँ क्या क्या वो आप निकालोगे, आंसर को देख लेते हो, क्या करो आंसर को देख लो, फाड़ दूंगा भूखा। आपको वेजेस तो दिया हुआ है ना 30 रुपए, 30 रुपए चलो नॉर्मल वेज रेट है, लेकिन रोवान के हिसाब से उसको 37.5 मिलेगा, आपको मालूम है। तो रोवान का फॉर्मूला लगा लो, वहां से एक्चुअल आ जाएगा। लेकिन पूरा मैं पूरा नहीं बताया हूँ ना, आप डाल दोगे गलत होगा, मेरे को मत बोलना। रोवान के हिसाब से है 37.5,
अब वो आप देखो उसमें और कुछ करना है तो हिंट मैंने बता दिया भाई। देखो नॉर्मल वेजेट उसको 30 मिलता है, लेकिन रोवान के हिसाब रोवान बोनस देता है ना, तो बोनस जोड़ के 37.5 मिलता है रोवान के हिसाब से। फॉर्मूले डालो रोवान का, एक्चुअल आंसर को नहीं पता है वो निकल जाएगा फॉर्मूले से। वेज रेट पता है 30 रुपए, स्टैंडर्ड पता है 4। देखो रोवान का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट इनटू एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, एक्चुअल आवर्स हमको नहीं पता है, उसको एएच ही रहने दो। वेज रेट 30 है, ये चलो एक्स कर देते, एएच लिखना अच्छा नहीं लगेगा, 30 एएच एक्स कर दिया। टाइम सेव, हाँ टाइम सेव कैसे आता, कैसे स्टैंडर्ड तो पता है 4, एक्चुअल नहीं पता, एक्चुअल को हमने एक्स लिया ना, मतलब 4 माइनस एक्स, ये आपका टीएस रहेगा टाइम सेव, इसको छोटे ब्रैकेट में डाल दो, ये एक ही टर्म है ना। उसके बाद इनटू वेज रेट 30 और एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड करना है तो फिर से वही एक्स करना पड़ेगा एक्चुअल में अपॉन 4। अच्छा एलएचएस में क्या डालूंगा वो बताओ, बस यही तो गलत है, यही तो गलत है। हाँ यही जो मैं बोल रहा था, मैं पूरा भाई पूरा मैं बताऊं, आर्ली रेट लिखा है यहाँ पे, ठीक है मैं मानता हूँ कि उसको 37.5 रोवान के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन रोवान के हिसाब से मिल रहा है वो उसका 1 घंटे का है। टोटल कैसे होगा भाई, 1 घंटे का तो 30 रुपए मिल रहा था, तो टोटल उसको 37.5 कैसे मिलेगा, 7.5 रुपए बढ़ा बस। 1 घंटे का 30 रुपीस है, 37.5 है, ये कॉमन सेंस भी आपको बोलना चाहिए आपका कि ये तो 1 घंटे का ही होगा, लिखा भी है साफ साफ आर्ली रेट, मतलब भगवान के हिसाब से है लेकिन 1 घंटे का है, तो टोटल कितना घंटा काम किया, बिल्कुल जितना। अच्छा स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई मत कर देना, कई लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोले 1 घंटे का है 4 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, 4 घंटा काम किया क्या वो, x घंटा काम किया है, x से मल्टीप्लाई करोगे 37.5 x आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है ये टोटल वेजेस का होता है, तो टोटल वेजेस तो 37.5 नहीं है, वो 1 घंटे का है, तो उसको आपको एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x आया 37.5x। अब निकालो x की वैल्यू, आया ठीक है। और देखो फटाफट सॉल्व किया करो, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा अगले स्टेप में मैं लिखूंगा 7.5x। बोले कैसे आया 7.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 30x हो जाएगा, 30x को सीधा यहाँ ले आओ, शॉर्टकट मतलब टाइम बचेगा, वो ब्रैकेट अलग सॉल्व करना, ये वाले को यहाँ ले आओ, तो 37.5 में से 30 गया 7.5 बचा, टाइम बचाओ। एक स्टेप में जितना हो सके ज्यादा ज्यादा सॉल्व करो। इक्वल टू में हाँ मैं यहाँ क्या डालूंगा आप देखो, मैं यहाँ लिखूंगा 4 माइनस एक्स, जिसे सबका अपना अपना है, मेरे को जैसे आसान लग रहा है, मैं यहाँ पर 4 माइनस एक्स लिखा, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, इंटू 7.5x। बोले ये कैसे आया, इसको सॉल्व करके, हाँ 30/4 करोगे 7.5 आएगा, x भी है साथ में तो 7.5x आ गया। अब ये सब जानते हो आप लोग, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, हाँ दोनों से होगा, तो वो किया जाएगा 7.5, एक सेकेंड, अब यहाँ पे आपका x स्क्वायर आ जाएगा, उसको अगर मैं हाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाए हम, स्क्वायर आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उससे बेटर हमारे पास एक चीज है, हाँ तो वो अभी करूंगी या पहले करना था, फिर से क्या, हाँ ठीक है, उसके बाद हाँ वो करना है ना डिवाइडिंग बाय टी, डिवाइडिंग बाय एक्स बोथ साइड करना पड़ेगा। हाँ करो ना, तो देखो और अच्छा, ठीक है छोटा दिमाग अच्छा होता है मतलब, तो देखो 4 में हाँ एक्स स्क्वायर से आप और बच गए, क्वाड्रेटिक कोई मतलब नहीं आया, हाँ इंटू 7.5x है, वहां ले जाके डिवाइडेड बाय 7.5x हो जाएगा, दोनों फॉर्म में वही आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 हुआ, तो अब मैं x को वहां ले जाऊंगा, 1 को यहाँ ले आऊंगा, तो x आ गया 3, ठीक 3 आवर्स। देखो करने को अपन कुछ भी, मैथ्स है भाई, ये कॉस्ट नहीं है, ये मैथ्स है,
जैसा आपको ठीक लगेगा, आपको स्क्वायर बना, इसको करोगे तो वैसा वाला लॉजिक भी ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, फिर उसका रूट निकालना होता है कि ऐसा होता है, क्या था फॉर्मूला? हाँ बता रहा हूँ, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट में होता था, क्या था आगे? 4ac अपॉन 2a। हाँ ये था, याद है, मेरे को याद है, बता रहा हूँ, ये टेंशन से फ्री कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ जाता फिर ये करना पड़ता आपको। हाँ हाँ, तो उससे अच्छा इशिका का छोटा दिमाग लगाओ और 7.5 को वहां ले जाओगे, बन हो जाएगा, सबसे बढ़िया। ठीक है। हाँ तो x, अच्छा खाली नहीं छोड़ना है, x के आगे क्या लिखेंगे? एक्चुअल आवर्स लिखना पड़ेगा, 3 आवर्स। और क्या सिर्फ एक्चुअल आवर्स पूछा था क्वेश्चन में? वो तो हमने अभी देखा ही नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है? बोला स्टेट व्हाट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग, हाँ, एंड इफेक्टिव अर्ली रेट, मतलब टोटल भी बताना है और फिर 1 घंटे का भी बताना है। हैड बीन पुट ऑन हालसे इंसेंटिव सी, अगर मैं उसको हालसे में पुट करूं तो वन के हिसाब से था ना, आपने फॉर्मूला भी वही लगाया, तो लगाया ताकि एक्चुअल आवर्स निकल जाए। एक्चुअल आवर्स निकल गया, अब हालसे का निकालना है, 50% वाला टोटल भी निकालना है और फिर अर्ली रेट मतलब उसको 3 घंटे से डिवाइड कर देना, तो अर्ली रेट आ जाएगा हालसे के हिसाब से। निकालो फटाफट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा 5 मार्क्स का आता है। अभी टाइम लग रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और थोड़ा हट के ना, मटेरियल कॉस्ट शीट से एकदम हट के अलग ही लॉजिक है, फॉर्मूला है। बताओ हालसे का कितना आएगा टोटल? एक 105 आया टोटल अर्निंग, एंड इफेक्टिव अर्ली रेट पूछा है तो 3 घंटे से उसको डिवाइड कर दो, 35। ये 105, ये 35, ठीक है। 105 तो यही दिख रहा है, नीचे आपको 35 भी दिख रहा है, ठीक। हो गया 105 और 35, टोटल 105, अर्ली रेट 35। चलो 11, ये भी लिखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और थ्योरी, नहीं कॉन्सेप्चुअल मत लिखो, थ्योरी लिखो, थ्योरी में ये क्वेश्चन आएगा। हाँ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाँ पहले क्वेश्चन ये बोला है कि डेमोन्स्ट्रेट, मतलब आपको डेमो देना है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब डेमो दो, किस चीज का डेमो देना है? बाय एन इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल एग्जांपल हाउ योर स्कीम आंसर टू ऑल द रिक्वायरमेंट्स द मैनेजमेंट, मतलब आप लोग करना थ्योरी, होमवर्क समझ आएगा। वही है आलसिया गोवन में से कौन सा बेटर है बताओ, क्यों बेटर है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये 3 कंडीशंस है, 3 कंडीशन है कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आलसिया में नहीं होगी गोवन में होगी, उसको आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक। ये देखो पहले तो पूरा थ्योरेटिकल वो पैराग्राफ लिखा, और क्योंकि लास्ट में बोला था डेमोन्स्ट्रेट बाय इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल एग्जांपल, आपको अपने मन से कोई भी नंबर्स लेना है और सॉल्व करना है और बताना है। क्या है? ट्वेल्व वाला बनाए थे क्या? बना लो चलो, 12 बनाओ, ये कल वाले टॉपिक का है। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस। कॉस्टिंग पर्पस बोला है तो अब क्या निकालोगे? जो कल वाला टॉपिक हमने 2 चीज निकालना सीखा था, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना सीखा था और एम्प्लॉय अर्निंग निकालना सीखा था। अब बोलता है वेज रेट निकालो फॉर कॉस्टिंग पर्पस, तो क्या निकालोगे? एम्प्लॉय कॉस्ट निकालोगे, जिसके लिए आप क्या करते हो, ग्रॉस वेजेस में किसका? एम्प्लॉयर का ऐड करोगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। चालू हो जाओ चलो फटाफट। और आज के लिए भी आपको दिया हुआ है, 300 दिन काम होता है, 8 घंटा ईच, लेकिन 15 दिन छुट्टी भी मिलता है। करो फटाफट, कल वाला ही है, कुछ नया नहीं।
अच्छा हम 13 किए थे कल, अब 12 हो गया। ठीक है, आज मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। वन 189, ठीक है। और पर आवर बताना है वैसे, फाइनल आंसर 1 घंटे का बताना है। साल भर में जितना घंटा काम हुआ देखो, अबे तो कल ही कर लेते, दिखाने कल, क्योंकि 13 वाला कर लिए थे और कैलकुलेटर में किए 13 तो आ गया है ना, ये वाला किए थे कल। पर मंथ है इंटू 12 किए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्या गया सब लोग फटाफट, सबका हो गया 12, ठीक है। 13 कल हुआ था, 14 में क्या है अब, 14 भी हुआ था, सेपरेशन वाला तो सब है। हाँ एक मस्त क्वेश्चन, हाँ चलो 14 हो गया, 15 नहीं है क्या, जिसके अंदर हाँ ये यही तो चाहिए मेरे को। 1 नंबर क्वेश्चन होगा, आप लोग ट्राई करो, होगा आंसर देखोगे, मैं सही बुक फाड़ के भेजूंगा, होगा ट्राई करो। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, या चलो बता ही देता हूँ क्योंकि अभी आप नहीं पढ़े हो, ये चैप्टर 14 में आएगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ध्यान से देखेंगे एक बार, सुना जाए सब लोग ध्यान से देखें, छोटा सा बताना पड़ेगा, ये आपको सीए में सीए के कॉस्ट में चैप्टर 14 में काम आएगा, एफएम में टोटल 5 चैप्टर, पांचों में काम आएगा, जो बताया ध्यान से देखना, एफएम में बहुत काम आने वाला है। देखो मतलब अलग टॉपिक है, नया टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन काम आएगा, एफएम तो पूरा इसी से भरा हुआ है, इसके बिना एफएम आप चालू ही नहीं कर सकते ना खत्म कर सकते। तो देखो अगर मैं आपको बता दूं कि सेल्स आपने किया है साल भर में 10 लाख का सेल किया है, ये मैंने आपको बता दिया, अब मुझे क्या निकालना है, इसमें से प्रॉफिट निकालना है कि फाइनली मेरा प्रॉफिट कितना हुआ साल में खत्म में। तो मेरे को बताओ कौन कौन सी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, ऑप्शन देता हूं, फिक्स कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी या वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट निकालना है मेरे को, वेरिएबल नहीं,
हाँ, तो जितना भी लगेगा उतना तो माइनस करना चाहिए क्या? दोनों करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल दोनों करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, इसमें स्टेप वाइज दिखाना है। प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों माइनस करोगे, लेकिन ये नियम है कि पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे। बोले क्यों? देखो सामने, मान लो वेरिएबल कॉस्ट आपका 3 लाख है, उसको माइनस किए, इसको सिर्फ माइनस किए, अभी फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं किया तो प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं, प्रॉफिट तो नहीं है। प्रॉफिट आएगा तो फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगा तब आएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी स्टेप 1 है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, तो आंसर तो आया 7 लाख। तो 7 लाख मैं बोलूंगा क्या? प्रॉफिट तो नहीं बोल सकता क्योंकि फिक्स कॉस्ट माइनस होना बचा है अभी। क्या बोलूंगा 7 लाख? बताओ, गैस करो। नहीं, अरे वाह, जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या चल रहा है? ठंडा तो बैगम हम आगे देखेंगे। इधर बल्कि कम आ गई है, वो होगा आ गई क्या? वहां पे बंद कर दो, थोड़ी देर देखते हैं। सब बंद कर दो, अब पढ़ेंगे। तो देखो, हाँ ठीक है, इंश्योरेंस है मेरा। चलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे ना, तो जो अमाउंट आता है उसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, ऐसा कोई अलग से मीनिंग नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। बस उसका एक नामकरण कर दिए भाई, 7 लाख का नामकरण कर दो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है भाई? सीधा फिक्स कॉस्ट माइनस करके सीधा प्रॉफिट लाओ ना, ऐसा करते क्यों है? ठीक है, हम समझ गए सर, सेल में से वेरिएबल माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन उसका नाम है, बस उसको ऐसा अलग से डेफिनेशन नहीं है, मीनिंग है। इफ यू डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल तो कंट्रीब्यूशन आता है। लेकिन निकाला क्यों जाता है? क्या करूं मैं इस कंट्रीब्यूशन का, बताओ? क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको अंत में फिक्स कॉस्ट तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो फिर हम कंट्रीब्यूशन निकाले क्यों? टाइम पास क्यों किए? दोनों कॉस्ट एक साथ माइनस करते, प्रॉफिट बोल देते। मान लो फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, तो प्रॉफिट आ गया 5 लाख, बोले सीधा एक साथ माइनस कर देते ना। ऐसे स्टेप वाइज क्यों दिखाया? चलो सोचो कुछ, ये आप लोग सोच सकते हो। उससे क्या होगा? ठीक है, तो अगर ग्रोथ होगी तो क्या क्या बढ़ेगा? देखो शिवम बोला है अगले साल का फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जब हम ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करने से क्या क्या बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, वेरिएबल और सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। यही तो खासियत है, जिससे वैभव ने भी पहले बोला था वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। तो भाई जितना प्रोडक्शन करोगे उतना तो सेल करोगे ना। तो जिस परसेंट में, चलो मैं जानबूझ के 20% बढ़ा देता हूँ, सेल्स को अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 12 लाख हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही वही होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन। आप तो बोलोगे सर ये तो सेल है, तो जितना प्रोडक्शन करोगे उतना तो सेल करोगे ना। तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका 20% ही बढ़ेगा, 3,60,000। ठीक है, तो देख लो कंट्रीब्यूशन भी 20% ही बढ़ेगा, चाहे आप माइनस कर लो 8,40,000 आएगा, चाहे आप पिछले वाले कंट्रीब्यूशन का 20% बढ़ा दो तो भी यही आएगा। ठीक है, 7 लाख में प्लस 20%, हाँ यही तो आएगा, 140, 840 आया। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होगा? फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, 2 लाख का 2 लाख रहेगा, प्रॉफिट आपका 640। ठीक है, ये एक और पॉइंट हुआ कि अगले साल का प्रॉफिट हमको पता लगाने के लिए हमको कंट्रीब्यूशन और ये सब करना होता है। और कुछ और भी कारण है? ये सही है, ठीक है, और कुछ बताओ। डिसीजन मेकिंग के लिए। बोले क्या चीज का डिसीजन मेकिंग?
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सामने से, डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, वो आप बताओगे अभी एग्जाम्पल। डिसीजन मेकिंग के लिए हमको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है मजबूरी में, मतलब मजबूरी है, मैं निकालो कंट्रीब्यूशन। क्यों? डिसीजन मेकिंग, क्या चीज का डिसीजन मेकिंग? हाँ, ये आप चैप्टर 13 में ही सीखोगे ना डिटेल में। चैप्टर 13 जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो ये बोलता है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है ना, डिसीजन क्या, जैसे कि एक होता है मेक और बाय, मतलब जो मटेरियल हम यूज करते हैं सामान को, देखो फिनिश गुड्स तो मेक ही करोगे ना, फिनिश गुड्स को बाय करके आप क्या करोगे, सेल करोगे, तो मतलब फिनिश गुड्स को आपको मैन्युफैक्चर ही करना है। बात हो गई यहाँ पे रॉ मटेरियल की, यानी मेरा जो फिनिश गुड्स है जो भी, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, वो मटेरियल रॉ मटेरियल में खुद अपने से बनाओ और फिर उससे फिनिश गुड्स बनाओ, या रॉ मटेरियल बाहर से खरीद के ले आओ और फिर उससे फिनिश गुड्स बनाओ, ये एक डिसीजन होता है। ठीक है, एक होता है शट डाउन डिसीजन, मतलब कौन से लेवल पे हमको बिजनेस बंद करना है, क्योंकि देखो मान के चलो स्टार्टिंग में तो बिजनेस में लॉस ही होता है ना, पहला साल, पहले 2-3 साल 5 साल लॉस होता है। अगर आप पहले ही देख के उसको बंद कर दोगे बिजनेस को, तो ऐसे तो कोई बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। मतलब आपको शट डाउन पॉइंट देखना पड़ेगा कि कितने लॉस तक आप, उसको स्टॉप लॉस कहा जाता है, समझो शेयर मार्केट में भी ये होता है। स्टॉप लॉस का आपने शेयर तो ले लिया, देखो समझो मेरी बात को, आपने एक शेयर लिया 100 रुपए का, अब सोचे थे कि ये 150 हो जाएगा, आपने एक शेयर लिया 100 रुपए का, सोचे कि वो 150 हो जाएगा फिर बेच देंगे, लेकिन वो हो गया 99, बेचोगे क्या? 1 रुपए कम हो गया, बेचोगे क्या? नहीं। 98 हो गया, या ऐसे कम होते होते 90 हो गया, 90 हो जाएगा तो भाई बेच दूंगा मैं, क्योंकि 90 इसमें स्टॉप, इससे ज्यादा लॉस में नहीं सह सकता, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा लॉस में नहीं सह सकता, 10 रुपए का नुकसान हो गया बस अब बेच दो। बोलेंगे सर लॉस में बेच रहे हो, अरे तो वो और नीचे गिर जाएगा ना, और ज्यादा लॉस हो जाएगा। ओके, मैंने ले लिया तो वो और बढ़ गया, देखियो वीडियो, मैंने नहीं लिया तो वो और ऊपर चली गई। तो ये देखो एक डिसीजन शट डाउन, ऐसे बहुत सारे डिसीजन है। एक होता है प्रोडक्ट मिक्स, देखो एक बात बता ही देता हूँ ना अभी थोड़ा थोड़ा। प्रोडक्ट मिक्स एक होता है, मतलब जैसे आप लोग 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो ए बी और सी, ऐसे 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, तो कितनी कितनी क्वांटिटी में बनाओगे, क्योंकि आप लोग एक चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हो, लिमिटेड रिसोर्सेस अनलिमिटेड बॉन्ड्स पढ़े हो, और अल्टरनेटिव यूजेस, है ना। तो लिमिटेड, आपके पास पैसा, टाइम, लैंड, लेबर, कैपिटल सब लिमिटेड है, लेकिन आपको एबीसी तो चाहो जितना बनाने को, तो मन तो इच्छा तो करेगा ना, बनाते जाओ, लेकिन आप अनलिमिटेड नहीं बना सकते। अपने रिसोर्सेज को देखते हुए ए और बी और सी को कुछ क्वांटिटी फिक्स करनी है ना, तो कितना कितना बनाओगे, एग्जैक्ट नंबर बताओ। मैं बोलूँगा ए को 10,000 kg बनाना है, बी को 5,000, सी को 3,000, तो ऐसे डिसाइड करने, सब डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है। चैप्टर 13 में मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल में पढ़ोगे, तो वो बोलता है कि कंट्रीब्यूशन को देख के डिसीजन लो। क्यों? फिक्स कॉस्ट को हम इग्नोर किए, क्यों बताओ? लगेगा ही लगेगा, फालतू में क्यों हमको उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट है। अगर आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए मैं कंट्रीब्यूशन बस निकालूंगा, क्योंकि ये दोनों चेंज होते रहते हैं, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है हर साल, उस हिसाब से मैं बस अपना प्रॉफिट, अपना डिसीजन लूंगा, फिक्स कॉस्ट को देखूंगा ही नहीं, क्योंकि वो लगेगा ही, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो बोलते हैं ना, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ दो, कंट्रोल है ही नहीं तो आप चाह के भी उसको कुछ कर नहीं सकते, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और आगे आए इसमें, ये चैप्टर 13 का है। अभी क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी वो फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पे आपके लेबर वाले उसमें क्वेश्चन में, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं। पीवी रेशियो जो लिखा हुआ था, फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो बोला जाता है, शॉर्ट एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अलाउड है इसका लिखना। फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। हाँ, सी मतलब कॉस्ट नहीं है, कंट्रीब्यूशन है इसका फॉर्मूला है, इसलिए हमको कंट्रीब्यूशन का पूरा लॉजिक बताना पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीवी रेशियो लिखा है 20%, तो 20% है, मतलब क्या है, 20% आया कहां से, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 करने से आया है। और चलो मैं ये भी आपको बता दूं, क्वेश्चन में सेल भी दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा, अगर आपको सेल दिया हुआ है, पीवी रेशियो के फॉर्मूले में सेल को पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ये आप लोग को काम करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, भाई पीवी रेशियो का क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, है ना। आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो ये जो अपॉन सेल है वो वहां जाके इनटू सेल हो जाएगा, मतलब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इससे क्या बना, सेल इनटू पीवी रेशियो, यही बने
आपको दिया हुआ है 83,03,300, उसको आप अगर इंटू 20% कर दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 16 लाख समथिंग आएगा। उसको निकाल के लिखो और उसके अलावा टॉप टू बॉटम अब आप लोग देखो, मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया, अब ट्राई करो। मतलब कंट्रीब्यूशन मैंने आपको निकाल के दे दिया क्योंकि वो नया लॉजिक था, चैप्टर 13 का लॉजिक था, अभी आ गया तो मैंने बता दिया। एफएम में याद रखना, अमित सर पूछेंगे डे 1 में यही सिखाया जाएगा तो शो ऑफ करना, हाँ सर हमको आता है। आगे बताओ, 83,03,300 का 20%, हाँ 16,60,660 कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसको बाद में जब काम आएगा मैं बताऊंगा, आगे आप लोग पढ़ो क्या होना चाहिए देखो। हाँ साल भर का है ना, और बहुत सारे लेबर है काम के, सबका टोटल है। वो थोड़ा सस्ता वाला लगा देते हैं ना। क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। अच्छा टेस्ट अपना ट्यूसडे को ही होगा ना? हाँ कॉस्ट शीट और मटेरियल, हाँ ट्यूसडे, हाँ क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है, ना टैक्स है ना लॉ है, कुछ नहीं है। कॉस्ट शीट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों है? कर लेना, 1 घंटे में हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम दे दिया मैंने आपको, और मटेरियल अभी अभी पढ़े हो, आधे घंटे में कर लेना। हाँ ठीक है चलेगा, एक दिन में क्या हो जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे भी और सैटरडे भी। देखो सुनो, सैटरडे तो मेरा है, सैटरडे तो मेरा कॉपी राइट है, वो तो होगा ही होगा। वेडनेसडे फ्री टाइम प्रॉक्सी है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, होमवर्क में नहीं दूंगा। वेडनेसडे सेम रहेगा भाई, मटेरियल लेबल को नहीं डाल, लेबल को मैं डाल नहीं सकता, हुआ नहीं है। वेडनेसडे को भी मटेरियल और कॉस्ट शीट, सैटरडे को भी मटेरियल और कॉस्ट शीट। इसमें हम लोग इंटरेस्टिंग चीज ये कर सकते हैं, सैटरडे को एडवांस लेवल का क्वेश्चन दूंगा। अच्छी बात है, हाँ तो करो ना, वेडनेसडे तक है, वेडनेसडे को आसान दूंगा और सैटरडे को थोड़ा एडवांस दूंगा। हाँ पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, अब बनाओ। हाँ किसका? हाँ? ठीक है, जब टाइम होगा तब भेजूंगा। अच्छा आप जा रहे हो इसलिए क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, मंडे को आओगे तो बात करवाते हुए आना पेरेंट्स से। आप ही का नुकसान है, उसी का नुकसान है। ये बनाओ चुपचाप, क्या हुआ?
लैंग्वेज समझ आ रही है? क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? घंटे हैं, उसमें इंक्लूडेड है, किसमें 4.45 लाख में इंक्लूडेड है, लेकिन अनप्रोडक्टिव है तो माइनस कर देंगे। अच्छा पूरा अनप्रोडक्टिव नहीं है, हाफ है। देखो ऐसे ऐसे सोचा करो ना, सेंटेंस में सब लिखा हुआ है, हमको थोड़ी कुछ अपना दिमाग लगाना है। देखो चलो मैं चालू करवाता हूँ। हाँ ये चारों आपके खर्चे हैं, इनको ऐड कर देंगे। चलो देखते हैं एक बार फटाफट, मैं करवाता हूँ एक बार रीड किया ना एक बार, तो अब मैं बताऊंगा तो और अच्छा समझ आएगा। देखो द मैनेजमेंट ऑफ BR लिमिटेड इज वरीड, ये लो एक एक चीज को समझो ना भाई, वो चिंतित है। क्यों? अबाउट देयर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय बातें होंगी है, तो नए लोग आएंगे ना, एक्साइटेड हो जाओ, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाए। हाँ देखो पुराने बंदे छोड़ के गए, अरे चंदू दीदी छोड़ के चली गई तो कितना सारा काम संभालती है वो, ठीक है, उनको जो बोलते हैं सब करना, सब कर देती है और A to Z हर काम करती है। अगर हम अभी को ट्यूशन से भी लेके आती है, मतलब पर्सनल काम भी सब हो जाता है। तो पुराना वाला अगर कोई छोड़ के जाएगा तो ये सब काम कौन करेगा? पहली दिक्कत है ना। आप देखो स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज सोचो, नया बंदा ढूंढना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। नया बंदा मिला, वो ये सब काम नहीं, आपका पर्सनल काम। पुराना बंदा हो चलो मान जाते हैं, हाँ चलो हम ये भी कर देता हूँ वो भी कर देता। नया बंदा नहीं मानेगा, वो बोलेगा मेरा जो काम है वही करूंगा, चले जाऊंगा शाम को। हाँ शाम को 5:30 मैं चले जाऊंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं रुकूंगा। चंदू दीदी 9 बजे तक बैठती है, ठीक है। और नया बंदा आ गया, सैलरी में नेगोशिएशन करेगा। पुराना बंदा है कम सैलरी में मान जाता है, नया वाला हाई फाई सैलरी मांगेगा, ज्यादा पैसा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग देने के बाद भी ये कहा लिखा है कि वो सही सही काम सीख जाएगा, हम तो ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी नया है ना, गलती करेगा तो उसका अलग नुकसान। गुडविल आपका खराब, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छे से हो नहीं रहा है, आउटपुट का क्वालिटी कम हो जाएगा क्योंकि नया बंदा बना है, ये पगली। तो ये सब आपके नुकसान होंगे लेबर टर्नओवर होने से, समझ आया? तो इसलिए आपका कंपनी जो है वो वरीड है, चिंता में है, ठीक है, इन द फैक्ट्री। एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेस एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स इट वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगॉन। ये आपको निकालना है। प्रॉफिट फॉरगॉन मतलब जो कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पाए क्योंकि पुराना बंदा छोड़ के चले गया और हमारा पूरा टाइम उसी में चले गया। नया बंदा लाओ, उसको ट्रेनिंग दो, फिर वो गलती करेगा, उसको सिखाओ, पूरा टाइम तो उसी में वेस्ट हो गया। तो इसलिए जो प्रॉफिट हम कमा सकते थे पुराने बंदे के साथ स्मूथली चलता, कमाते नहीं कमा पाए, है ना। लॉस नहीं बोलेंगे इसको, लॉस बोला भी कम, प्रॉफिट फॉरगॉन बोले, जो प्रॉफिट कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पाए एज द रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। वो भी लास्ट ईयर का, पिछले साल एम्प्लॉय टर्नओवर होने की वजह से कितना प्रॉफिट आप कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पाए, वो आपको निकाल के देना है, ठीक है। लास्ट ईयर का निकालना है तो ठीक है ना, सेल भी तो लास्ट ईयर का ही दिया है, जिसकी वजह से आपने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया है, तो ये अभी काम आने वाला है, 16 लाख को काम आएगा, तो वो हमने निकाल लिया। आगे आओ, अब यहां से मैं आपको फ्लो चार्ट में बताता हूं, चलना नहीं। तो देखो क्वेश्चन बोलता है आगे, द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क, देखो एक्चुअल आवर्स वर्क AH आपको दे दिया है, एक्चुअल आवर्स वर्क बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स वाज, अगर मैं इसको पूरा नंबर अच्छे से लिखूं तो 4,45,000 होगा, 4.45 लाख है, तो 4,45,000 ये क्या है? टोटल एक्चुअल आवर्स है, 4,45,000 आवर्स। तो महीने का है कि साल का है? लेकिन साल में तो 4,45,000 होता ही नहीं है। अगर मैं देखूं दिन में 24 घंटा होता है, अगर 24 घंटा भी अगर आप काम कर रहे हो और इंटू 365 दिन भी काम कर रहे हो तो भी 8,000 है, और ये 4। बिल्कुल एक एक चीज नोटिस करो, बोले सर सॉल्यूशन में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को तो शार्प करोगे ना। हाँ लिखा है बाय डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स, फोर्स तो बहुत सारी होगी ना। हाँ तो सारे लोग मिलके 445 काम किए हैं, ठीक है, तो आपको दिया हुआ है। अब आगे बोलता है कि ये जो एक्चुअल आवर्स सबको दिया हुआ है, इसी एक्चुअल आवर्स में लिखा है आगे द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000, मतलब जो 4,45,000 है इसमें इंक्लूड है कितना? 30,000 आवर्स। तो उस 30,000 आवर्स में हमने क्या किया, आगे लिखा है एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। ये लो जो हम बोल रहे थे, नया बंदा लाओगे तो उसको ट्रेनिंग दोगे ना,
30,000 घंटा उसमें निकल गया, ऐसे लिख देते हैं। ट्रेनिंग एक्चुअल आवर्स से काम हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग देते देते काम हुआ है 30,000, ठीक है। तो बाकी कितना बचा इसमें से 4,15,000 बचेगा, जहां पे मतलब एक्चुअल काम हुआ है बिना ट्रेनिंग के, जो नॉर्मल जो प्रोडक्शन होना चाहिए स्मूथली वो हुआ है। हाँ ठीक है, अब खत्म नहीं हुआ सेंटेंस वाला, बचा अभी भी। फुल स्टॉप कहाँ आया, कॉमा आया है। कॉमा के आगे बोलता है आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। अच्छा हाफ किसका, हाफ ऑफ विच बोला, हाफ 30,000 का, 4,15 का, कि पूरे 4,45 का? 30,000 का। एक ही सेंटेंस बोला है ना, वो पूरा बीच में कॉमा है, लेकिन सेंटेंस तो एक ही है ना। कि बोला था यहाँ से the actual direct labor hours employee hours included 30,000 attributable to new output, out of which मतलब इसी में से out of which half of the hours were unproductive। 30,000 का आधा आपका अनप्रोडक्टिव है, मतलब 15,000 घंटे आपके अनप्रोडक्टिव है। क्या करोगे उसको, किसमें से? हाँ ठीक है, वैसे भी बोल सकते हैं, या अगर अपन इसमें से एक ही मतलब है, ठीक है। मैं इसमें से करके दिखा दूं क्योंकि फ्लो चार्ट वैसा बन चुका है। तो अनप्रोडक्टिव को अगर माइनस कर दें 15,000, तो फाइनली प्रोडक्टिव कितना बचेगा, वो भी 15,000 है ना। वो इसमें से, इसमें कोई अनप्रोडक्टिव है क्या? ये देखो इसमें माइनस करने जाऊंगा, अनप्रोडक्टिव है क्या? नहीं है, तो मतलब इसमें कुछ नहीं, ये पूरा एज इट इज रहेगा। तो मतलब फाइनल अब वापस अब तीनों को वापस ऐड कर दिया जाए, 4,30,000 का इफेक्टिवली काम हुआ है। हाँ, और आप शॉर्टकट भी मांग सकते हो, सीधा 445 में 15,000 माइनस कर दो, टोटल जो 445 है उसमें भी 15,000 जो माइनस करोगे तो भी 430 आ जाएगा सीधा। ये थोड़ा डिटेल में हो गया, ठीक है। 430 आवर्स आपका इफेक्टिवली काम हो, ये इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स है। 4,30,000 याद रखना, ये अभी काम आएगा थोड़ी देर में। आगे आओ, आगे बोलता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिले बाय पर्सनल डिपार्टमेंट। हाँ, ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल है, मतलब एचआर डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिले हो गया बहुत ज्यादा। बोले डिले क्यों हुआ, इन फिलिंग वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर। जो पुराने बंदे छोड़ के गए वैकेंसी को भरने में 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग। वो उसमें इंक्लूड नहीं है, वो जिसमें इंक्लूड था हमने माइनस कर दिया। भाई ये जो अनप्रोडक्टिव है वो किसमें इंक्लूड था, 445 में इंक्लूड था, हमने माइनस कर दिया। और जो 1 लाख है वो बोल दिया एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव, इसमें वो एक्सक्लूडेड है, तो वही रहना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन बोला क्या है, 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। मतलब पोटेंशियली प्रोडक्टिव मतलब, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, बोलते ना आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन आप करते नहीं हो, तो वही है। 1 लाख आपके पास पोटेंशियल था कि आप 1 लाख घंटे और काम कर सकते थे। आपने 4,45,000 काम किया ना, आप 5,45,000 घंटा काम कर सकते थे। 1 लाख तो पहली का है, 1 लाख तो पहली लॉस्ट है, वो बताया ना लॉस्ट। समझ आया अभी क्या बोला? आप चाहते तो 5,45,000 445 दिया ना, आप 545 काम कर सकते थे, 1 लाख आवर्स और काम कर सकते थे, लेकिन डिले हो गया। क्या, वैकेंसी भरने में डिले हो गया, तो 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। मतलब अच्छा हम पूछूंगे नुकसान कितने घंटे का हुआ, यही तो है, 1 लाख ही तो है। 1 लाख ही तो वो आवर्स जितने का आपको नुकसान हुआ। प्रॉफिट फॉरगॉन 1 लाख का ही निकालना है आपको। फाइनल क्वेश्चन यही पूछा है आपका, प्रॉफिट फॉरगॉन कितना है। तो 1 लाख घंटे में जो आएगा अमाउंट हम अभी निकालेंगे प्रोपोर्शनेटली। 1 लाख घंटे का जो भी होगा वो आपका प्रॉफिट फॉरगॉन होगा। ट्रू या फॉल्स? क्यों फॉल्स? और क्या है, मतलब ये तो अलग से कॉस्ट है, ये तो बाद में आएगा, ये तो अभी मत सोचो। इतना क्वेश्चन तो अभी खत्म हो गया। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो आपका 1 लाख पोटेंशियली आप काम कर सकते थे लेकिन नहीं किए, तो अगर मैं 1 लाख घंटे का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लूं, जो भी आएगा अमाउंट, क्या वही प्रॉफिट फॉरगॉन है और कुछ करना पड़ेगा? हाँ वो मैं कर दूंगा। घंटे 1 लाख है कि और कुछ है, और कोई आंसर है वो बताओ। 15,000 ही है जो अनप्रोडक्टिव 15,000 था, वो आप यहाँ से तो माइनस कर दिए। हर जिस्म का 2 ट्रीटमेंट होता है, यहाँ से माइनस कर दिए, 1 लाख में ऐड कर दोगे। 1 लाख आवर्स पहले कर गया जो आप काम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, और 15,000 घंटे वो भी काम किए हो लेकिन अनप्रोडक्टिव था। काम किए वो इंक्लूडेड है, क्वेश्चन बोला है ना, 15,000 इंक्लूडेड था इसमें, मतलब एक्चुअल आवर्स इंक्लूडेड था लेकिन अनप्रोडक्टिव था, तो वहां से तो माइनस कर दिए, लेकिन जो 1 लाख घंटा आपका पहले लॉस हुआ उसमें आप ऐड करोगे। टोटल आपका 1,15,000 घंटे का नुकसान हुआ। ये चीज समझ आई है ना। एक्चुअल आवर्स में इंक्लूडेड था 15,000 जो बोल रहा है, देखो इंक्लूड कहां पे था, ध्यान दिया, इंक्लूडेड
वैसे तो 30,000 इंक्लूडेड था, तो 30 को माइनस किए क्या? नहीं, हाफ अनप्रोडक्टिव था, 15,000 हुआ उसका हाफ, वो हमने जो कि इंक्लूडेड था एक्चुअल आवर्स में लिखा है, एक्चुअल आवर्स में इंक्लूडेड था, वहां से माइनस कर दिए और जो पोटेंशियली प्रोडक्टिव जो लॉस है उसमें ऐड कर देंगे, तो हम बोलेंगे हाँ भाई टोटल 1,15,000 घंटे का नुकसान हुआ है। समझ आया? तो ठीक है, आप अमाउंट निकालो, प्रपोर्शनल मतलब 1,15,000 घंटे का अमाउंट निकालना है। कैसे, कौन सा अमाउंट सर? अमाउंट तो कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, कंट्रीब्यूशन वही तो काम आएगा, तो मतलब आपको प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो इधर आओ, अब बात करते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आया था, 16,60,660, ये आपका कंट्रीब्यूशन था, जो कि कितने आवर्स के बराबर है? 4,45,000 नहीं, क्यों? बस तुक्का मारते जाओ। 430 क्यों? अनप्रोडक्टिव माइनस करके ना भाई, मैंने बोला कि यार ये काम आएगा नहीं, 445 नहीं लोगे, उसमें जो ये उसका ये कि अनप्रोडक्टिव था उसको माइनस करके 430 बचा ना, तो अपन प्रोडक्टिव से डिवाइड, इफेक्टिव कल से तो यही सिखा रहा हूं, इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड किया जाता है, जो नॉर्मल एडल्ट टाइम और जो भी सब माइनस करके इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड किया जाता है। इफेक्टिव आवर्स से 4,30,000 आवर्स इतने के बराबर है, इनटू आपको कितने का निकालना है? 115 की 1 लाख, क्वेश्चन में 1 लाख दिया है, 15 देखो ना, अनप्रोडक्टिव यहाँ से घटाए और यहाँ जोड़ दिए, लेकिन नुकसान तो हुआ है ना, ये चीज समझ आई? कहाँ से हटाए कहाँ जोड़े, एक्चुअल में जुड़ा हुआ था वो गलत था, वहां से हटाओ और जितना नुकसान हुआ है उसमें जोड़ो। 1 लाख का नुकसान हुआ उसमें और जोड़ दो 15, क्योंकि वो भी अनप्रोडक्टिव ही है। तो कितना आया? 130। ठीक है, ये आया? तो ये वो कंट्रीब्यूशन है जो आप कमा सकते थे 1,15,000 घंटे में, लेकिन नहीं कमा पाए। 444 130 ये है, ये आपका सेमीफाइनल आंसर है, फाइनल आंसर नहीं, सेमीफाइनल। बोले क्यों? मैंने बोला ना, ये वो कंट्रीब्यूशन है जो आप कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पाए। ये पैसा आपकी जेब में आने वाला था लेकिन नहीं आया, उल्टा आपकी जेब से और एक्स्ट्रा पैसा चले गया। ये चार, इसको चारों को ऐड करो, क्या क्या है देखो, चारों ऐड हो जाएगा। देखो, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, जो चंदू दीदी छोड़ के गए उनका जो सैलरी बचा हुआ था, सेटलमेंट करना है ना, ड्यू टू लिविंग छोड़ के जा रही है, तो जो भाई बचा बुचा जो भी आप हिसाब करो दो, दैट इज सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग। फिर होता है रिक्रूटमेंट कॉस्ट, मतलब नए बंदों को लाने का कॉस्ट। अच्छा, क्या डिफरेंस है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में? बीएसटी में पढ़े हो पूरा, उसका इंटरव्यू लेना, मेडिकल टेस्ट, क्या क्या जो प्रोसीजर था, इनवाइट करना, मतलब पैम्पलेट छपवा दिया, टीवी में न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, उसका खर्चा, फिर बंदे आए, इंटरव्यू लिया, उसका टेस्ट लिया, उसका खर्चा, और फिर ट्रेनिंग दिया, उसका खर्चा, सब ऐड हो जाएगा। तो लॉजिक समझ आया क्यों ऐड होगा? वो जो 4,44,000 क्या 130, ये वो पैसा है जो आप कमा, ये आ सकता था जेब में लेकिन नहीं आ पाया, उल्टा ये 4 पैसा और जेब से चले गया, कॉस्ट है ना, मतलब ये लग गया आपके जेब से। सभी को ऐड कर दोगे, फाइनल आंसर आपका प्रॉफिट फॉर वन कहा जाएगा। ठीक है, जो भी आया। इसमें एक चीज सही किया होगा, हाँ ठीक है, सही कर दिया, अरे वाह, अरे वाह, ये तो अच्छा है। पिछले साल तक ये गलत था, अभी सही कर दिया, बढ़िया। यही आया ना आप लोग का? हाँ, बढ़िया, अच्छा है। पुरानी मॉड्यूल में गलत था। ठीक है, तो स्कैनर में ये 3 बार, ये सेम क्वेश्चन 3 बार आ चुका है एग्जाम में, तो पुराना वाला गलत था, आप ऐसी करोगे, स्कैनर में अलग दिखेगा, आप लोग को ऐसे ही करना है। स्कैनर खोलोगे 3 बार ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। ठीक, छुट्टी नहीं बोला हूँ, 9:30 तक बोले थे आप लोग बैठोगे, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, 1 2 3 होमवर्क, 1 2 3 होमवर्क देखा जाए तो 1 देखो 3 अभी हो जाएगा, पता है 3 में इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर है। चुप है, 3 वाला सबको ऐड कर दो, आपका फाइनल आंसर है। और मतलब क्वेश्चन 2 ही हुआ, 1 और 2, 1 और 2 2 क्वेश्चन होमवर्क है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो अपना मॉड्यूल खत्म। बोला था मैच खत्म हो जाएगा।